नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते आपके पसंदीदा मेज़बान अतुल नहीं हैं, वो फील्ड में है इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए, तो आपको फिर से मुझे झेलना पड़ेगा। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, मैं उनका फटाफट परिचय कराता हूं, फिर हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथी विकास हैं। विकास, स्वागत है चर्चा में। और ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं, हृदय जोशी भी इस समय फील्ड में है। नमस्कार हृदय, चर्चा में आपका स्वागत है। शुक्रिया। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन भी हैं, आप उन्हें चर्चा में सुनते भी रहते हैं। नमस्कार। और हमारे तीसरे मेहमान जो जुड़ रहे हैं पुणे से, नदीम इनामदार। नदीम हिंदुस्तान टाइम्स के लिए सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं और वो विशेषतः आज हमारे जो मुख्य विषय है बातचीत का, उस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। तो विकास, आपके लिए सुर्खियां पढ़ें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि वो पहले भी हमने बताई है कि न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पर न्यूज़ेबल हमने चालू किया है, जो पिछले साल के हमारे वार्षिक कार्यक्रम मीडिया रंबल से तब हमने प्रीव्यू किया था उसको। और ये मूलतः एक्सेसिबिलिटी के अनेक तरीके हैं, जिस तरीके से आप वेबसाइट को करते हैं, चाहे आप दृष्टिहीन हो या सुन नहीं सकते या आप रंगांध हैं, कलर ब्लाइंड हैं, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अब आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे, तो आप उनका इस्तेमाल करें अगर आपको कोई भी दिक्कत है। और अगर आपको उनमें कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें subscriptions@newslaundry.com पर फीडबैक भेज सकते हैं कि हम उन्हें और कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि वेबसाइट हर तरह का व्यक्ति आसानी से सुलभ तरीके से उस पर जो कंटेंट मौजूद है उसको पढ़ पाए, सुन पाए या देख पाए। और इसके अलावा लेटर्स के लिए आपके लेटर इस हफ्ते भी आए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे भी। तो और आप अपनी चिट्ठियां हमें भेज सकते हैं दो तरीके से। एक तो www.newslaundry.com/podcast-letters आप इस पर भेज सकते हैं जाकर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं podcasts@newslaundry.com पर। और अपनी ईमेल के सब्जेक्ट में एनएल चर्चा लिखना ना भूलें, जिससे हमारी टीम को आप चिट्ठी चर्चा के लिए ये पहचानने में दिक्कत ना हो। विकास, इस हफ्ते की सुर्खियाँ। सबसे पहली सुर्खी हमारी चुनाव से ही जुड़ी है और लोकसभा के 5 चरण का मतदान हो चुका है। और इस बार भी जो है आंकड़े देर से ज़रूर आए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया है कि 60% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया है जी। और इससे ही जुड़ी एक और सुर्खी है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे चुनाव आयोग, क्योंकि आंकड़ों में देरी हो रही है प्रकाशित होने के लिए, एडीआर और बाकी संस्थाएं। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया कि उनके पास कोई कानूनी बाध्यता नहीं है इस बात की कि वो आंकड़ों को जल्दी सार्वजनिक करें जल्दी से। और साथ ही ये भी कहा कि अगर वो फॉर्म 17C जिसका जिक्र हो रहा है उसको पब्लिक करेंगे तो एक खतरा पैदा हो जाएगा कि लोग मॉफ करके अलग अलग तरीके के आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो ये एक हमारी सुर्खी। तो ये चुनाव आयोग का ये चुनाव, हाँ। और इसी मामले में आज सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद जब तक हम चर्चा खत्म करें तब तक कोई अपडेट आ जाए। तो अगली हमारी सुर्खी पुणे हादसे से संबंधित है, जो रविवार को हुआ, जिसमें एक नाबालिग लड़के वेदांत अग्रवाल पर आरोप लगा कि उन्होंने तेज गति से पोर्श कार, जिसका जिक्र हो रहा है, उसके गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों को जो है मौत की नींद सुला दिया, जिनमें अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे, ये 2 लोग उस हादसे का शिकार होकर दिवंगत हो गए। और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं इस हादसे से संबंधित, वो आज हम बात भी करेंगे, पर हम चर्चा करेंगे। इतना है कि वो सीसीटीवी फुटेज पे सब दिखा। जी बिल्कुल जी। और इसके अलावा जो पिछले हफ्ते हमने जिस मामले पर चर्चा करी थी, केजरीवाल स्वाति मालीवाल वाले, तो उसमें जिस विभव कुमार पर आरोप लगा था केजरीवाल के पीए, उनको गिरफ्तार करके 5 दिन की हिरासत में, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया पुलिस ने। और इस मामले में अभी जो है अपडेट जारी हैं, स्वाति जी की ओर से भी कल इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगली सुर्खी हमारी है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक भाजपा नेता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो करीब 7 से 8 बार वो जो है वो वोट डालता दिखा स्पेसिफिक पार्टी, कम से कम दावा कर रहा है, वीडियो वैसा सामने आया जी।
तो एक ये, और इसके फर्रुखाबाद के बारे में आपको कहावत पता है? नहीं, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो उन्होंने क्राइम भी बिल्कुल खुले में किया, वीडियो बता के बनाते देखिए हमने 8 हुए। बार वोट डाला है, बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पे डिक्लेयर किया। तो ये गलत बात है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, इसे कोई सीरियसली ना ले। इसके अलावा अगली हमारी सुर्खी, ईरान के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम रईसी, उनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। और जिस समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वो अजरबैजान में जो है किज कलासी और खोदाफरीन जो बांध है वहाँ उद्घाटन करने गए थे। ईरान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। तो जो लोग जानते हैं, अजरबैजान और ईरानियन सीमा लगी हुई है वहाँ पर, और उनके साथ उनके उनके जो है सुरक्षाकर्मी भी थे। 3 हेलीकॉप्टर का वो काफिला था जिसमें बीच में थे, और अचानक शायद वित्त मंत्री भी थे उनके साथ में, है ना? विदेश मंत्री जी। अगली हमारी सुर्खी जो है जम्मू कश्मीर के शोपियां से जुड़ी है। वहाँ भाजपा के एक पूर्व सरपंच जो है, उनकी घर पर ही आतंकियों ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी, और उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और इसी दौरान इस हमले में एक जयपुर से एक पर्यटन जोड़ा जो है वो घूमने आया हुआ था, वो भी इस हमले में घायल हो गए। पहलगाम में उनकी सर्जरी हो रही है। जी। और वो सरपंच जो थे, वो उनका नाम था एजाज अहमद शेख जी। और खबर में ये भी आया कि मारने से पहले उनका आईडी कार्ड निकलवा कर चेक किया मारने वालों ने पहले कि है, मतलब पहचान सुनिश्चित की, फिर मारा। अगली सुर्खी हमारी गर्मी आ चुकी हैं और गर्मी अपने चरम पर हैं। तो भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी की कि कई जो राज्यों में है उत्तर भारत के, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ हीट वेव जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए आप जो है सुनिश्चित करें कि आप ज़रूरी काम से ही बाहर जाएं। ये बहुत गर्मी बढ़ गई आजकल, कोई बाहर निकलते लोग बच रहे हैं। अब नहीं तो इस बार गर्मी काफ़ी तेजी देर से पड़नी शुरू हुई दिल्ली में तो खास तौर से। और आखिरी हमारी सुर्खी सिंगापुर एयरलाइन के से जुड़ी है। यहाँ सिंगापुर में जो है टर्बुलेंस में जहाज़ फंस गया, जिसकी वजह से एक यात्री की मौत हो गई और कई सारे घायल हो गए। जिसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस के CEO गोह चून फोंग ने जो है वो माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि जो यात्री घायल हुए हैं वो उनका इलाज सुनिश्चित करवा रहे हैं। और जी, ये बड़ा विचित्र केस हुआ था। अचानक ही टर्बुलेंस इतना भयंकर हुआ। आपने, मुझे नहीं पता आपने आनंद देखी होंगी या नहीं, या विकास आपने, आप उस प्लेन की फोटो देखें तो सब उल्टा पड़ा है, सारे ऊपर ओवरहेड खुल गए, और एक व्यक्ति की इसीलिए मौत हो गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी, तो वो ऊपर जाकर लगे। बुजुर्ग थे वो वैसे। लेकिन बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हुआ, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। इन सुर्खियों के बाद हम अपने खास विषय की तरफ बढ़ते हैं। और हालांकि चुनाव चल रहे हैं तो हर हफ्ते आप उस पर कुछ ना कुछ चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन जैसा विकास ने भी जिक्र किया हेडलाइंस में, इस हफ्ते एक और ऐसी घटना हुई जिसमें पिछले हफ्ते की तरह भारत की आर्थिक असमानता बिल्कुल सबके सामने आ गई। तो पुणे की जो कार दुर्घटना, उसे कहना सही शब्द नहीं है क्योंकि वो एक आपराधिक कांड भी है, कम से कम मेरी नज़र में। तो लेकिन हम चर्चा की तरफ बढ़े, मैं एक हेडलाइन और मेंशन कर देता हूँ छोटी सी। वैसी ही एक और घटना कल कानपुर में भी हो गई, जिसमें एक व्यक्ति ने, लड़के ने, 15 से 16 साल के लड़के ने 4 लोगों को घायल कर दिया, और पिछले साल उसने तेज गाड़ी चलाते हुए 2 व्यक्तियों को मार दिया था और उसे बेल मिल गई थी, रिहा हो गया था वो। तो बिल्कुल वैसा ही विषय है जिस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो इस केस के बारे में आपको पता है, और जैसा विकास ने बताया भी कि 2 लोगों की जान गई। लड़का जमानत पर रिहा हो गया, उसको निबंध लिखने का निर्देश मिला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से। लेकिन जनता में जब आक्रोश उठा तो उसके बाद उसके पिता को गिरफ्तार किया गया, उसके दादा के भी कुछ अंडरवर्ल्ड से संबंध सामने आए। लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी भी विशेषज्ञ को अगर देखें या जो लंबे समय तक इस तरह के मामलों पर रिपोर्ट करते रहे हैं, उनका यही मानना है कि इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारा कानून उस तरह से सख्ती से सज़ा नहीं देता। तो इस पर कमेंट्री लंबी हो सकती है, पर मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले नदीम, मैं आप ही के पास आता हूं, आप पुणे में हैं। एक तो हमें ये बताइए कि फ़िलहाल इस केस में आगे क्या होता दिख रहा है, उसमें ताज़ी बात क्या है, और दूसरा ये कि जो ये लोकल विधायक का मामला था, जो एनसीपी के थे, जो गए थे, क्या उन्हें कोई राजनीतिक इसका नुकसान भी पहुंच रहा है? क्योंकि जहां तक खबर है अलग अलग समाचार संस्थानों में,
तो उन्होंने विक्टिम्स के परिवार वालों को इतना कुछ सांत्वना देने का, सहारा देने का प्रयास नहीं किया। ऐसा लगा कि विधायक भी, प्रशासन भी, जब तक पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा तब तक उस लड़के को और उसके समृद्ध और धनी परिवार को ही सहारा और मदद देने में लग रहा था। नदीम, तो ये जो विधायक है, जी ये अर्ली मॉर्निंग चले गए और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने सबसे पहले जो बिल्डर के साइड से बात की और एट द सेम टाइम उन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस यूज करने का कोशिश किया। तो अब इसके ऊपर पुणे पुलिस कमिश्नर ने ही हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी एंड a kind of investigation is going on to find out as to what has happened. So when the Deputy Chief Minister of Maharashtra, he visited पुणे पुलिस कमिश्नरेट, तो उन्होंने क्लियरली बताया है इसके अंदर कि अगर इसमें से तथ्य अगर बाहर आए तो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन को ये लोग बर्खास्त कर देंगे। एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। पर आपका क्वेश्चन ये भी है कि इनको इनको नुकसान हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर हुआ है और ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद लोग चीजें भूल जाते और फिर से वापस वो पुरानी चीजों की तरफ आते। उसको अलग अलग फोरम पे लोग डिस्कस करें, उसके ऊपर अच्छी तरीके से कॉन्क्रीटली बात हो की जाए। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर केस इज लाइक पीपल आर गोइंग ओवरबोर्ड इन कवरेज ऑल्सो। तो हम लोग सिंस हम प्रिंट मीडिया को बिलोंग करते हैं और पुराने जमाने के जर्नलिस्ट है, तो हम लोग फैक्ट को देखकर उसको सेंसेशनलाइज ना करते हुए बेसिक चीजों को रखते हैं विदाउट एनी इमोशंस। तो उस जो फैक्ट्स है, अब उसके वजह से चीजें इंप्रूव हो सकती है रादर देन गोइंग बिकमिंग अ मीडिया ट्रायल। तो अब जिस तरीके से चल रहा है तो बहुत ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है नहीं तो कवरेज में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स को निकाले, अगर वो एविडेंस को गैदर करे, एविडेंस को गैदर करने के बाद उसको पेश करे लोगों के सामने, तो उसका बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। नहीं नदीम, मेरा पहला सवाल इस विधायक से जुड़ा हुआ इसलिए था क्योंकि जो खबरें आई थी उसमें ये साफ साफ आया था कि उस लड़के को काफ़ी फैटी खाना खिलाया गया पुलिस, येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में। उसको पिज़्ज़ा और ये सब खिलाया गया क्योंकि जितना आप फैट खाते हो तो अल्कोहल ब्लड में डिजॉल्व होता है तेज़ी से। उसका सैंपल काफ़ी देर बाद लिया गया और आज सुबह ये भी खबर आ गई है, मतलब हेडलाइंस में आना शुरू हो गया कि अब वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था, लड़का तो चला ही नहीं रहा था। तो और इसका एक और कारण ये है कि हमारे देश में इस तरह के केसेस की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। वो संजीव नंदा से लेके वो जानवी गडकर हो जो 2015-16 में मुंबई में हुआ था, और आप कार को छोड़ दीजिए, उपहार कांड भी देख लीजिए। सिर्फ ये कार एक्सीडेंट की बात नहीं है, ये पैसे वाले और बिना पैसे वालों की बात है। मैंने इसीलिए वो राजनीति विधायक वाली बात पहले ही अलग कर दी। मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि पुलिस और प्रशासन जो मिली भगत दिखाता है ना, धनाढ़ व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, मध्यम वर्ग के व्यक्ति की जान ही नहीं है, तो उस पर भी कोई एक्शन होता दिख रहा है क्या? मेरा यही इसलिए सवाल था आपसे। नहीं, देखिए, जो पुणे की जो सिटीजनरी है काफी अवेकंड है। भले ये हुआ है, लेकिन जो जिस इलाके में हुआ है, जैसे कि कलई नगर, तो वहाँ कलई नगर रेसिडेंट्स एसोसिएशन है, तो वो काफी एक्टिवली ये सब इश्यूज को 2 साल से परस्यू कर रही थी कि ये एरिया में पब्स है, बार्स है, काफी आवाजें आती है, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, रात में पेशेंट्स है, तो इन लोगों को काफी दिक्कत होती रहती है। तो उन्होंने काफी पिटिशंस लगाए थे। तो मतलब एक आइडिया प्रशासन को भी था कि कंप्लेंट्स है, सब है, लेकिन क्या होता है कि एक्शन में डिले और इफेक्टिव एक्शन नहीं होने की वजह से ये चीजें देखनी पड़ रही है। और आपने वो एक यू ऑल्सो टोल्ड अबाउट वन न्यूज कि द ड्राइवर वाज एट द व्हील्स। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टोरीज तो मैंने भी देखी है, लेकिन कल क्राइम ब्रांच के सामने जब ड्राइवर को बुलाया गया था और ड्राइवर का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसके अंदर ड्राइवर ने साफ साफ ये बताया है कि वो उस दिन घर से जब बच्चे को लेकर निकले क्लब के लिए, तो वो साथ में पीछे एक दूसरी गाड़ी में बैठ कर गया और बैठ के जाने का पहला क्लब चला गया। वो क्लब का नाम था कोजी।
फिर कोजी क्लब से वो बंदा, जो लड़का है, वो चला गया एक ब्लैक क्लब में, वहां जी ड्राइवर भी उन्हीं के साथ था। फिर वहां उसने, वो बच्चे ने शराब पी। शराब पीने के बाद ये ड्राइवर ने उसको देखा था, तो ड्राइवर ने वैले में से कार को बाहर लाया, पार्किंग में से। और उसी टाइम बच्चे ने बोला कि मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर रिलक्टेंट था। तो फिर ड्राइवर ने इमीडिएटली बच्चे के फादर को फोन करके कहा कि ये बच्चा बोल रहा है गाड़ी चलाना है, तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला उसको, क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो फिर बच्चे के पिता ने कहा कि लेट हिम ड्राइव। तो उसके बाद फिर ये ड्राइवर उसके बाजू में बैठ गया, ऐसा वो कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए ये कन्फ्लिक्टिंग चीज है। मैं बाकी आपने वो क्वेश्चन पूछा था, हाँ तो हाँ इसमें वो एक नहीं फैक्चुअल जो वो है वो बता दी। हाँ नहीं, पर ये है ना कि जो चश्मदीद वीडियो है और चश्मदीद भी गवाह है, तो ये कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं जो लोग पुलिस के सामने स्टेटमेंट बदल देते हैं। हृदय, मैं आपके पास आना चाहूँगा फिर। तो जो एक तो कन्फ्लिक्टिंग बात यह है, जैसा अभी नदीम ने बताया, जो अब वो पुलिस के सामने कह रहे हैं, पर एक जो कोजी बार है, तो यहाँ पे तो ये भी व्यवस्था होती है। मतलब ये अजीब सी बात है, पर मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा पी लें तो वो कुछ पैसे दे के अपने वैले से आपको घर छुड़वा देते हैं। लेकिन मैं तो इसे बच्चा भी नहीं कहूँगा, 17 साल 8 महीने का जो ऐसे उड़ाता है और उसकी हरकतें अब खूब पार आ गई हैं, वो कोई बच्चा नहीं है। इस नालायक लड़के ने लीगली, भले ही वो माइनर हो, लेकिन फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस ही इज एन एडल्ट, लाइक ही इज जस्ट लेस देन 4 months अवे फ्रॉम हिज 18th बर्थडे। और दूसरी चीज ये कि एक के बाद एक ये नेग्लिजेंस है ना, आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, और माँ बाप की गलती है ही, बट इंसाफ का जो एक बेसिक मायने हैं वो कुछ भी नहीं होते हमारे देश में। इस पर ले देकर 2 साल की सजा है, वो भी सस्पेंडेड हो जाती है। संजीव नंदा के केस में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर पब्लिक के पास बचा क्या? 2 बातें हैं, एक बात जो नदीम जी ने कही है और एक बात जो आप कह रहे हैं। ये ड्रंकन ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग एक बहुत बड़ा कर्स है, और दूसरी बात है उसकी रिपोर्टिंग में किस तरह का संयम बरता जाना चाहिए। और तीसरी चीज है सोशल मीडिया आउटरीच, जो कि काफी वक्त में लेजिटिमेट भी है, और लेकिन जो एक जर्नलिस्ट है वो उसका पार्ट नहीं बन सकता है। उसको जो चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं उसको बताना है। लेकिन मैं आपके पहले पार्ट पे ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ यूपी में, और उसको ट्रूली स्पीकिंग में फॉलो भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये आजकल फोन पे, स्मार्टफोन पे इतना पॉपअप करती है चीजें कि आपको न जानते हुए भी पता चल ही जाता है। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर हमारे यहाँ जो सीरियसनेस की कमी है वो एक बहुत बड़ा संकट है। अगर आप बहुत ज्यादा देशों का तो अनुभव नहीं है, पर मैं अभी कुछ साल पहले की जर्मनी की बात बताता हूँ। अपने दोस्त के साथ हम गए थे, ड्राइव करके गए थे, मेरे दोस्त, उनकी वाइफ और मैं, 3 लोग थे। तो वहां कल्चर है, उन्होंने बॉन सिटी में, उन्होंने जैसे रेस्टोरेंट में बैठे तो उन्होंने पूछा कि हु इज ड्राइविंग, और आपको बताना पड़ता है कि अगर आपके पास शॉफर नहीं है तो हु अमंग यू विल ड्राइव। और उसके बाद वे उनको एक ग्लास बियर का देने के बाद वो आपको सर्व ही नहीं करेंगे जी। और अगर आप पकड़े जाएंगे ड्रिंक करके चलाते हुए तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट वो है, मतलब कि आप कभी भी ड्राइव नहीं कर सकते, गाड़ी की आरसी कैंसिल, मतलब ये बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर न केवल ये इन कानूनों की इस तरह की जो मॉनिटरिंग है, मैं हर जगह को एक ब्रश से पेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जगह में, खासतौर से बी सिटीज में, इस तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और एक फैशन है हल्ला करना कल्चर में, गाड़ी चलाते हुए पूरा फुल म्यूजिक, और उसमें केवल कार ड्राइवर्स नहीं, कई बार जो बड़े व्हीकल चला रहे होते हैं। मैं अगर पूरी रैश ड्राइविंग की बात करूं तो बस ड्राइवर, आपने देखा होगा कि मोबाइल पे बात करते हुए, ब्लू लाइन बसेस, जो बड़ी बसेस दिल्ली में चलती हैं या बड़े शहरों में चलती है, ये एक नॉर्मल बात है। मोबाइल से भी हमने देखा है, वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर, कितने मॉर्निंग चाहे नॉर्मल लोग हैं उनको पीछे से हिट किया जाता है और फिर हिट एंड रन के केस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। और ये फिर देखने में जो आया है, इसमें एडेड लेयर जो है वो प्रिविलेज एंड मनी की है। लेकिन उससे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं और कानून इस तरह का दिखाता है कि वो सबके लिए समान रूप से कार्य करेगा, तो काफी हद तक इसको कम किया जा सकता है या कंट्रोल में लाया जा सकता है।
नहीं, आपकी बात सही है रिदेश, बट असल में ये बात सोशल मीडिया पे इतनी उछलती है और कई बार महसूस भी होती है, क्योंकि आप देखते हैं आपके सामने अमीर लोग बिल्कुल बच के निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर भी नहीं बितानी पड़ती। और दूसरी चीज़, जैसे आप गाड़ी को देखिए, गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में वो बैंगलोर से पूना आ गई और फिर वो लटका पड़ा था रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 1700 कुछ रुपए नहीं भरा था उन्होंने, और वो धड़ल्ले से होता है काम। अगर आप इसके गए हैं शार्दुल, तो आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा सड़े गले तरीके होते हैं गाड़ी का जिसमें एक्सीडेंट हुआ है। और अगर उस बहुत कई बार होता है कि अनफॉर्चुनेट तरीके से भी होता है कि उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बिल्कुल दूसरी चीज को, और उसको कंडोम नहीं कर रहे हो, बहुत ही गलत है और उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन वो सवाल कहां से आती है, वो रॉड कहां से आता है कि अगर किसी जगह आप कोई एक नॉर्मल कोर्स में हल्का सा डैश हुआ है, इसमें किसी को कुछ नहीं हुआ है, अभी पुलिस वाले और पैसा कमाने के लिए उसको परेशान करने का तरीका ढूंढते हैं, ये भी एक तरीका है। मैं इससे बिल्कुल जोड़ रहा हूं, तो मैं उसके खतरे समझ रहा हूं। आप मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सेपरेट करके देखेंगे। तो पूरा जो आपने बिल्कुल सही बात कही शार्दुल, ये पूरा तरीका है। और जब मैंने कहा एडेड लेयर होती है, जब आप रसूख वाले होते हैं, जब आप पैसे वाले होते हैं, जब आप के पास एक्सेस होता है, तो ज्यादा होता है। हमेशा यही तरीका समझ में आता है कि जो आदमी ज्यादा ताकतवर है उसके पक्ष निकलने के रास्ते बहुत ज्यादा है। लेकिन वैसे भी आप देखिए, अगर कमजोर भी है, आप उसको भी क्यों, मतलब इसको अमीर गरीब में तो बांटना बिल्कुल सच्चाई नहीं भी है, तो भी उसको किसी ने राइट नहीं दिया है कि वो सड़क में गाड़ी इस तरह से चलाए जिस तरह से अभी होता है। और कई बार आपने देखिए, जो पूरी अगर देखें आप, तो कई बार रॉन्ग साइड से गाड़ियां चल के आती हैं हाईवेज पर, जहां आपको ये आपके प्रिज्यूम करते हैं कि मैं 70, 80 या 100 किलोमीटर जो अलाउड स्पीड है उस पर चलाऊंगा। और कई बार स्कूल बसेस आती हैं रॉन्ग साइड से चला के। तो मैं कह रहा हूं एक एक्सेप्टेंस है कि आप नियमों को कितना बड़ा वो संकट हो सकता है, किसी परिवार का लोन ब्रेड अर्नर या कोई यंग आदमी खत्म हो सकता है, वो समझ में, मतलब हमारी सड़कें भी उस तरह से बनी हुई है। मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर अगर उसको बड़े पैमाने पर ले जाऊं, तो ये समस्या है जिससे जुड़ी हुई। जी, वो देखिए, वो कम से कम मेरी लिमिटेड समझ में तो इस नेक्सस की शुरुआत तो वही है, लाइक प्रशासन और जो इम्प्लीमेंटेशन में जो करप्शन है। जैसा भी एग्जाम्पल दिया कि कभी रॉन्ग साइड आते हैं, हृदेश ने इत्तेफाक से वो रिलायंस की जो लीगल वकील थी, लीगल डिपार्टमेंट में वकील थी, जानवी गढ़कर, मुंबई वाला, वो रॉन्ग साइड ही शराब पी रही थी, उन्होंने ऑटो को मारा था, उसके अंदर 2 बैठे लोग मर गए थे और कुछ नहीं हुआ। उसी साल उन्हें लाइसेंस भी वापस मिल गया था, उन्हें थोड़े दिन जेल में बिताने पड़े, फिर वो गाड़ी भी उन्हें वो गाड़ी भी वापस मिल गई थी कोर्ट से। और जैसे एक कोलकाता का मामला था जो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे और दुख भी हुआ कि मैं भूल गया था, 2016 का एक रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल में एयरफोर्स का कॉर्पोरल अभिमन्यु गौड़ को एक वही 12वीं के या ऐसे ही मतलब नियर एडल्ट लड़के ने अपने बाप की तेज गाड़ी से उड़ा दिया था, उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो लाइक देयर इज नो एंड टू दिस। व्हाट डज पीपल लाइक अस डू? लाइक कल को हम भी हो सकते हैं, हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, और आखिर में वो बस 300 पेज का ऐसे लिख के निकल जाएगा, वो 300 वर्ड का, सॉरी। तो आनंद, आपने मेरी बात सुन भी ली, और उससे पहले भी यही बात हमने की थी कि जो मामला हुआ है, अब 2 यंग लोग मारे गए जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बस लेकिन ताकत और पैसे का नशा। और ऐसा बार बार होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये बच जा रहे हैं, ये बार बार लगातार हमारे देश में होता है। एक बड़ा आंकड़ा अगर हमें देखना है तो 2022 में हिंदुस्तान में करीब 67,000 एक्सीडेंट हुए, 67,300, जिसमें 30,486 जाने गई, जिनमें से करीब 6 से 8,000 वो हैं जो ड्रंक एंड ड्राइविंग वाली थी। क्या है इसमें कि जो 1 लाख से कई ज़्यादा एक्सीडेंट्स में प्रति साल मौत होती है, और जो बेसिकली सिटीज़न अगेंस्ट सिटीज़न का जो ये बाइनरी बनती है ना, उस पर मीडिया का कम फोकस होता है कि एक सिटीज़न और दूसरे सिटीज़न, एक पड़ोसी, आप, एक दूसरा ड्राइवर और कोई चलने वाला। तो ये बाइनरी पर मीडिया का कम फोकस होता है, क्योंकि मीडिया ज़्यादा पॉलिटिकल और जहाँ स्टेट और सिटीज़न का संघर्ष है उस पर ज़्यादा केंद्रित रहता है। तो ये जो बेनिलिटी ऑफ ट्रेजेडी, जो बेनिलिटी ऑफ एविल एना एरेंट ने कहा था, मैं इसे बेनिलिटी ऑफ ट्रेजेडी जो है ना, तो उस पे जो है एक तरह की संवेदनहीनता आ गई है। और
जो कानूनी पक्ष है उसका, जैसे कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग का या ड्रंकन ड्राइविंग का, तो वो तो है कि जहाँ भाई आपको कानून में सबसे बड़ी चीज़ होती है जो मेंस रिया होता है, गिल्टी। जी। तो जो आपका अगर इंटेंट नहीं है, मोटिव नहीं है, तो सज़ा कम हो जाती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में उसको कुछ और कड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरा इसका पक्ष है जो मनी पावर जो से जो कानून में दखल अंदाजी की जाती है लॉ इन्फोर्समेंट में, वो है। और वो मतलब सिर्फ ये तो कुछ फिर भी जो टायर 2 सिटी हुआ, या लेकिन और भी निचले स्तर पे जाइएगा तो कई चीज़ें हैं। जैसे एक गांव पर सड़क पर जो है, वहाँ का जो एलीट है या वहाँ का जो संपन्न वर्ग है, उसका दबदबा है, जो ये सब चूँकि और बड़े स्तर पे हैं इसलिए सामने आ जाता है। तो इस तरह का जो बोलते हैं जिसको पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, जो वो इसमें भी हुआ। हाँ, जो थाना प्रबंधन की जो संस्कृति है कि थाना का तो केस वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, तो वही उसका है कि एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ट्रेजेडी का जो साइट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो रहा है ना, तो जो प्यूनिटिव मेजर्स में जो आगे कार्रवाई होगी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़्ड अगर हो गया, जो साइट ऑफ ट्रेजेडी है जहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है बहुत, क्योंकि वहाँ बीट है कि कोई ट्रैफिक बीट है, उसका कोई कांस्टेबल है, वहीं से जो है ये बेसिक जो है कॉम्प्रोमाइज़ शुरू होता है, और वो फिर जाकर थाना स्तर पर जो है। लेकिन इसमें ये है कि तरह तरह के दबाव के बाद मेरे ख्याल से बेल उनकी कैंसिल कर दी गई है, वो जुवेनाइल वाली बस। हाँ, जुवेनाइल वाली 5 जून तक भेजा है, और उनके पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया है, और एक और किसी को किया गया है। दादाजी से भी पूछताछ हो रही है। हाँ, क्योंकि वो छोटा राजन से टक्कर लेते थे। हजारों और लाखों केस में एक ऐसा है, और वो भी अन्य कारणों से ये हुआ है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो एक जाल है जिसमें छोटी मछलियां फंसती हैं, बड़ी मछलियां निकल जाती हैं। मैंने अब कानपुर का भी एक आज का है। ये मतलब एक क्लीशे है, एक बहुत हद तक, लेकिन ये कई मामलों में इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि कई बार क्लीशे से भी काम चलाना पड़ता है। विकास, आपकी टिप्पणी इस पे, फिर हम नदीम से एक बार और पूछ के फिर इस विषय को समाप्त करेंगे। मैंने ये देखा, और कम से कम मेरे दिमाग में ये बात बहुत आ रही थी कि जो हम कई बार हमने इस मंच पर अलग अलग विषयों पर ये कहा भी है कि ये चीज़ ठीक नहीं है जो स्ट्रीट जस्टिस हिंदुस्तान में होता है। लेकिन फिर अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति के साथ ये होगा तो फिर स्ट्रीट जस्टिस ही है। और लेकिन अगर गरीब आदमी को या मध्यम स्तर के आदमी को पता है कि जैसे ही ये मामला पुलिस के पास जाएगा हमारी हाथ के बाहर हो जाएगा गाड़ी देख के। कितनी बार होता है, दिल्ली में कितनी बार हो चुका है कि कभी लैम्बोर्गिनी, कभी मर्सिडीज, कभी पोर्शा, कभी कोई गाड़ी किसी भी बेचारे साइकिल वाले को, स्कूटर वाले को उड़ा के निकल जाते हैं वो लोग। तो यही अच्छा उन्हें सड़क पे पकड़ के, इसीलिए शायद हिंदुस्तान में होता है। आपकी टिप्पणी आखिरी, फिर नदीम से आखिरी लेके अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। नहीं सर, इस बात से तो मैं खैर बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि हमें सड़क पर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भावना जो बाहर आती है उसके लिए तो क्या करेगा और कोई, उसके लिए अदालतें हैं, कोर्ट हैं। हाँ, ये ज़रूर है जो हृदय जी ने भी कहा, और उससे मैं सहमति जता रहा हूँ कि कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पूरे सिस्टम में हर स्तर पर कॉम्प्रोमाइज़ है। वो पुलिस में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, और इवन हमारी सोसाइटी में भी है। वो कॉम्प्रोमाइजेशन ही है कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी दे दी इतनी महंगी और चलाने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ है वो परवरिश के लिहाज से। और इसमें फिर जिस तरीके का आउटरीच जैसे सोशल मीडिया पर दिख रहा है, और अभी शुरुआत से आप में भी दिख रहा है चर्चा की शुरुआत से, मुझे तो लग रहा है तो उसमें पिछले ही हफ्ते एक खबर और मुझे ध्यान आ रही है इसी आउटरीच पे, कि एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे, एक बच्ची गिर गई ऊपर टेरेस से, बहुत छोटी बच्ची थी, और उसको लोगों ने बचा लिया, अटक गई वो खिड़की में शायद। और उसके बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि ये बहुत लापरवाह माँ है,
और इतना ट्रोल किया कि उसने लास्ट में उस माँ ने सुसाइड कर लिया। अब वो बच्ची अनाथ हो गई। हाँ, वो मैंने देखा। वो भी एक पहलू है हमारे आउटरीच का कि हम किसी और को किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? मतलब वो भी तो वो सोसाइटी पे आप कैसे डाल देंगे कि वो मर्डर कर दिया उस माँ का? नहीं। तो वो भी एक पहलू है इस चीज़ का। और जहाँ तक बात है कि इसमें क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्यों अभी सारी चीज़ें किस तरीके से सामने आएंगी नहीं पता, लेकिन अभी की स्थिति में ये है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं छोटे हिस्सों में, जिस तरीके से फैक्ट आ रहे हैं कि कभी लड़का गाड़ी चला रहा था, कभी उसने दारू पी, फिर उसका टेस्ट नेगेटिव आया, फिर अब कहा जा रहा है कि लड़के को जो है लड़का तो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो ये सारी चीजें वो बयान दे रहे हैं, वो तो देंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। हम बतौर पत्रकार और सब चीज़ों के, मुझे लगता है हमें एकदम से मान के नहीं चलना चाहिए कि सारा इसमें एकदम से प्ले आउट हो रहा है कि पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है और पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है और सारी चीज़ें। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज भी है वो सारी चीज़ें। नदीम, आपसे आखिरी सवाल। तो जैसा कि विकास ने बोला ये मामला, जैसा आपने बताया कि अभी पूछताछ होगी, ये सब होगा, लेकिन क्या उस मतलब जो तथाकथित व्यक्ति है जिसने अपराध किया और उनके परिवार के अलावा क्या और पुणे की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कदम भी अब उठा रही है? नहीं, उठाया है ना, कदम उन्होंने उठाया है। अभी काफी पब्स, एटलीस्ट 40-50 पब्स जो है पुणे में, उनके खिलाफ एक्शन हो गई है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने करके रखा था उसको डिमोलिश किया गया है। तो एटलीस्ट इतने लास्ट 10-15-20 ईयर्स के अंदर जो चीजें लोग बता रहे थे और उस पर एक्शन नहीं हो रही थी, वो हो रहा है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया तो अब जाके वो लोग एक्शन ले रहे हैं। तो जो भी है, अब ये इंसिडेंट के बाद हड़बड़ा कर उठे जो भी है, एक उसमें से ये है कि एक चेंज दिख रहा है जो मुझे ये लगता है पॉजिटिव लगता है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये बोलना है, ये सब चीजों में जो बहुत दिनों से एक जो विषय जो मीडिया उसको करना चाहिए और उसके ऊपर काफी फोकस देके काम करना चाहिए, वो जो बहुत बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो होगा तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि आप हमारे साथ सिर्फ इस विषय के लिए जुड़े थे कि जाने से पहले श्रोताओं के लिए हमारे कोई रिकमेंडेशन आपका? हाँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि पुलिस रिफॉर्म्स और सिस्फियन सागा, ये बहुत पहले एक किताब लिखी थी पुणे के हमारे पुलिस कमिश्नर जयंत उमरानीकर साहब ने। तो ये काफी स्टडीड और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पुलिस कमिश्नर्स रहे पुणे के। और उन्होंने इस किताब को लिखा है, उसको लिख के भी अभी 8-10 साल हो गए। उसके अंदर उन्होंने पुलिस के सामने जो चैलेंजेस है और पुलिस के सामने क्या क्या आने वाला है उसके बारे में आज से 10 साल पहले ही बता दिया था। तो मुझे लगता है वो किताब पढ़नी चाहिए, जर्नलिस्ट लोगों ने भी पढ़नी चाहिए फर्स्ट। एट द सेम टाइम कॉलेज के प्रोफेसर हो गए और जो लोगों को इंटरेस्ट है एकेडमिक से, इंटेलेक्चुअल से, उन्होंने ये किताब पढ़नी चाहिए। अमेय प्रकाशन करके है, उन्होंने ये बुक छापी है, ऑनलाइन भी है। जी, ठीक है। धन्यवाद नदीम, हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी के 20-24 साल के बच्चे गए और अब कई बार लोग उसको कहते हैं कि ये हो जाता है। आप इमेजिन करिए अपने परिवार में जिसे भी हो, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आपके परिवार में जो भी हो उसको 100 गुना करिए कि फिर माँ बाप को अपने बच्चे की लाश पहचाननी पड़े, एक बहुत गलत बात है। और दूसरा बंदा पिज्जा खा के 15 घंटे में बाहर आ जाए। तो खैर और इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी भी चाहिए। और अब ये जानों का तो कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, पर मुझे लगता है एग्जेम्पलरी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए फैमिली को। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा पेरेंट्स का, उधर से जो मध्य प्रदेश से, दोनों मध्य प्रदेश से, फादर ने बताया, अब वो कंफर्म नहीं है फादर या अंकल, लेकिन वो बोल रहे मेरा बच्चा। तो पूरा वो मतलब पूरा फैमिली शैटर्ड हो गया। ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर। तो एग्जेम्पलरी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए उसके अंदर, और उसके लिए प्रोसिक्यूशन में भी उस तरीके से वाटर टाइट केस बनानी चाहिए ताकि फैमिली को बहुत बहुत स्ट्रांग मुआवजा मिले। जी। और मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था ये, फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया है, अभी तक मैं किया ही नहीं। अरे थैंक यू सो मच। तो चर्चा पर अपने अगले विषय की तरफ बढ़े उससे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स ने कुछ पत्र भेजे हैं, मैं उन्हें फटाफट पढ़ देता हूँ। पहला पत्र जुगराज सिंह ने लिखा है।
जुगराज लिखते हैं कि अतुल से बात करते समय सुमन चट्टोपाध्याय का यह कहना सही था कि अधिकांश निजी और विशेष रूप से प्रसिद्ध व्यक्तिगत पत्रकार ज़्यादातर समय प्रतिशोध की मुद्रा में रहते हैं। यह मुझे डेमोक्रेसी नाउ जैसे समाचार संगठनों या PS साईनाथ जैसे पत्रकारों की याद दिलाता है, जो समाचार प्रस्तुत करते समय कहानियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और सच्चाई के बारे में अपने विचारों पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं। भावुक विचारों से रहित नग्न सत्य को सामने रखना अधिक प्रभावी है, क्योंकि इससे किसी के भी उत्तेजित होने की संभावना कम होती है। जुगराज लिखते हैं, मैंने इसका अनुवाद करने के लिए गूगल का उपयोग किया। धन्यवाद जुगराज आपके पत्र के लिए। और आपकी बात ठीक है कि और न्यूज़ लॉन्ड्री कम से कम पॉडकास्ट तो एक अलग मीडियम है, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में यही कोशिश करता है कि ओपिनियन नहीं, आप तक सिर्फ रिपोर्ट जाए, फैक्ट जाए। ओपिनियन पीस ओपिनियन होता है, लेकिन उसका रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और उत्तेजना भी जो है बहुत सही चीज़ नहीं है। नग्न सत्य ठीक है, हाँ, हालांकि आज आप ज़्यादा उत्तेजित हैं पोर्श हादसे को लेकर। तो नहीं तो वो व्यक्तिगत है, ये फोरम है ना उसकी। जी, अगर उस पर रिपोर्ट हो रही होती तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अगला पत्र संस्कृति का है, जो बहुत लंबा है। संस्कृति, आपका पत्र हमने पढ़ा, लेकिन ऑन एयर में उसका छोटा सा हिस्सा ही निकाल कर पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लंबा पत्र आपने लिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्कृति लिखती हैं, NL टीम और चर्चा पैनल को हमारा नमस्कार। हमारा नाम संस्कृति है और हम न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं। पेशे से वैज्ञानिक हैं, तो न्यूज़ वगैरह पर ध्यान कम रहा, पर 22 जनवरी के बाद ऐसा लगा कि देश में जो भी हो रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लिया। धन्यवाद संस्कृति, आप लोगों का काम प्रशंसनीय है। हम आभारी हैं, इस खराब वक्त में भी आप लोग अच्छी पत्रकारिता के मिशन पर डटे हुए हैं। अतुल जी से प्रेरणा लेकर हमने हिंदी में खत लिखने का प्रयास किया है, पर जो बातें हमने यहाँ साझा की हैं वो पहले हमने अंग्रेज़ी में सीखी जूडिथ बटलर की किताबों से, तो अंत में अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ गया। लखनऊ में पले बड़े हैं तो हमारा लहजा थोड़ा वैसा है, तो भाषा के लिए उतनी छूट मांगते हैं। बेसिकली संस्कृति ने कहा है, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी जेंडर पर, स्वाति मालीवाल को केस कर लेकर, कि अतुल ने जो कहा था जेंडर के नज़रिए से मत देखिए, छानबीन होने दीजिए। वो कह रही है जेंडर हर चीज़ का अटूट हिस्सा होता है और किस प्रकार से पुरुषों ने बहुत लंबे समय तक सत्ता हथियाए रखी है, और वो इसी को बताती हैं। अंत में उन्होंने यही कहा कि आप सभी लोग हमसे काफ़ी बड़े और अनुभवी हैं। कई विषयों पर आप लोगों से चर्चा से ही हमने बहुत कुछ सीखा है। पहली बार पत्रकारों को खत लिख रहे हैं, वह भी ऐसे विषय पर जो हमारे निजी जीवन में उठता है। यदि हमारे टोन थोड़ी स्ट्रांग हो गई हो तो हमको इस न्यूज़ लॉन्ड्री परिवार की अपरिपक्व सदस्य जान के क्षमा करिए। ऐसी कोई बात नहीं है संस्कृति, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पत्र है सौरभ का। वो भी यही कह रहे हैं पत्र लंबा होगा, लेकिन वो लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आई डोंट थिंक टर्म्स लेफ्ट विंग एंड राइट विंग आर प्रॉपरली यूज्ड इन इंडिया। एज फार एज आई नो दीज टर्म्स केम आउट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन and dictators by above definitions fall into right wing. So when Shardul said that left wing has seen the most number of dictators, I don't think he was correct. सौरभ, मैंने ये कहा था कि डिक्टेटर्स हु हैव किल्ड मोस्ट ऑफ देयर ओन पीपल, मैंने ये नहीं कहा था कि जितने तानाशाह हैं वो लेफ्ट विंग से हैं। मैंने कहा था कि लेफ्ट विंग के तानाशाहों ने अपने लोगों को ही सबसे ज़्यादा मारा है। तो वो थोड़ा सा समझ का अंतर रह गया। पर आपकी बात मूलतः सही है कि कोई अगर डिक्टेटर बन गया तो वो परिभाषा में लेफ्ट विंग के बाहर हो गया, क्योंकि वो जनता को नहीं अपने को सर्व करने लगा। A better way to saying that will be that left government try to distribute all its power among the society, but in doing so it creates a power vacuum which is usually filled by a dictator. But as soon as a dictator takes over, it's no longer a left-wing government, but rather it turns into a right-wing government. Now those dictators might call themselves leftists, but they are just as leftist as Democratic People's Republic of Korea is democratic. In Kerala, the power vacuum didn't manifest because they democratically elected their leaders. On the other hand, news organizations like Down to Earth or you guys who are doing public interest journalism fall under the left because you are talking about the weak. So essentially, left wing needs a democratic process of picking leaders to keep it stable. Otherwise, left wing very quickly morphs into right wing. Sorry, it got long. धन्यवाद सौरभ, आपकी बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, पर मुझे लगता है आनंद उस पर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे लेफ्ट विंग और राइट विंग का। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जहाँ तक मुझे पता है और बहुत ही लिमिटेड समझ है मेरी, कि लेफ्ट विंग और राइट विंग मूलतः आर्थिक सोच से निकले थे कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी,
और उसके बाद उसका और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हुआ जिसका आपने भी जिक्र किया है। लेकिन वेस्ट में अधिकतर ये इकोनॉमिक आउटलुक पर है और जनता में रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हों उस पर है। जैसे इन्होंने कहा लेफ्ट और राइट विंग जो ये टर्मिनोलॉजी है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आई। लुई 16 को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो चैम्बर में असेंबली के, फ्रेंच असेंबली के, वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो राइट तरफ बैठे हुए थे। तो वो जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसके समर्थन में थे, तो उनको राइट विंग कह दिया गया, और जो मूलभूत परिवर्तन चाहते थे उनको लेफ्ट कर दिया गया। तो यहीं से ये आया। अब वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, जो मूलभूत परिवर्तन के पक्ष में होते हैं उनको लेफ्ट, थोड़ा रिवोल्यूशनरी, लेकिन रिवोल्यूशन और चेंज में अंतर, मतलब रिवोल्यूशन हुआ कि मूलभूत चेंज लेफ्ट में। तो कोई तकनीकी रूप से पूरी तरह लेफ्ट विंग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में है नहीं, क्योंकि जो यहाँ आइडियोलॉजीज मॉडरेट हो जाती हैं डेमोक्रेसीज में, क्योंकि तो बहुत रेडिकल नहीं। तो उस जैसा इन्होंने कहा ये रिलेटिव चीज़ है, स्पेस में देखना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, सोवियत संघ में जो है, जब गोर्बाचेव चेंज कर रहे थे, मिखाइल गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका वगैरह, तो उनको जो है वो विदिन लेफ्ट जो है लेफ्ट माना गया। अच्छा, मतलब लेफ्ट विंग के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी, अल्ट्रा लेफ्ट, क्योंकि वो लेफ्ट में जैसे पेरेस्ट्रोइका, रिकंस्ट्रक्शन या ग्लासनोस्ट ओपननेस ला रहे थे कम्युनिस्ट रेजिम में, तो वो उसके अंदर चेंज ला रहे थे, जो कि ऐसे तो उनको लेफ्ट कह दिया गया। हार्डकोर कम्युनिस्ट ने उन्हें लेफ्ट कहा, और लेफ्ट और सोवियत संघ के जो राइटिस्ट हो गए वो जो हार्डकोर कम्युनिज्म के अंदर भी लेफ्ट और राइट। हाँ, तो रिलेटिव है ये मतलब कि संदर्भ पर निर्भर है कि वो, और उसका कोई मतलब फॉर्मूलेइक डेफिनेशन नहीं हो सकता है कि हर क्षेत्र, हर चीज़ में यही रहेगा। मूल इसका विचार यही था कि जो यथास्थिति या जो चीज़ों के संरक्षण में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनको जो है आमतौर पर राइट विंग कर दिया गया, और जो मूलभूत परिवर्तन है वो लेफ्ट कर दिया गया। यही है। भारत में तो डेफिनेशन वैसे भी बहुत ब्लर हो गई हैं। हाँ, भारत में तो और भी मुश्किल है। और ये भी है कि कोई, जैसे ये सब समझने के, विश्लेषण के एक तरीके हैं। जैसे कि कोई आज तक ना पूरी तरह कैपिटलिस्ट सोसाइटी हुई है, ना आज तक ना पूरी कम्युनिस्ट सोसाइटी हुई है, ना ये सब कैटेगरीज हैं सोशल एनालिसिस के। तो उसी तरह राइट लेफ्ट विंग एक समझने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि समाज में इस तरह के एलिमेंट्स को लेते हुए मतलब कि ऐसी संरचनाएं हुई हैं जो 100% ये हैं, 100% वो समाज में हो भी नहीं सकती, क्योंकि मानव स्वभाव वैसा नहीं है। तो हम चर्चा में अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। इसी हफ्ते, बीते हफ्ते में 5वें चरण का मतदान हो चुका है, और हम शुक्रवार को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 6ठे चरण का मतदान कल है, 25 मई को। तो इनमें 6ठे फेज में जो होगा उसमें दिल्ली की सीटें हैं, हरियाणा की हैं, उत्तर प्रदेश की काफ़ी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर 19 तारीख को मतदान, 20 तारीख को मतदान होके चुका है 5वें चरण का। जो कई ज़रूरी बड़ी टक्करें थी, अमेठी की, रायबरेली की, जिनके बारे में बड़ी चर्चा थी। तो इन्हीं राजनीतिक विषयों पर अभी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ और भी स्टेटमेंट दिए जो हर हफ्ते वो देते रहते हैं। तो देश में सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगा, तो अभी आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, श्रोताओं को बताएं रिपोर्टिंग के लिए। तो देखिए, मैं दिल्ली से निकला था कुछ दिन पहले, एक बार फिर से 5वें, 6ठे, 7वें फेज की सीटों का जायजा लेने के लिए। और पहले मैं इलाहाबाद आया था। इलाहाबाद में बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार हो रहा है। वो सीट कई सालों से कांग्रेस से बाहर रही है, नेहरू जी का अपना जगह है। तो वहाँ एक अच्छी फाइट हो रही है। रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने केसीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र जो है हीरक जी, उनका सामना है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी फाइट वहां पर हो रही है। अब देखिए, ये सारी सीटें जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जो 6ठे, 7वें फेज की है या पहले की भी, हम सबको मालूम है कि बीजेपी ने कई जगह इतनी भारी जीत हासिल की थी
कि वहां पर अगर आप अपोजिशन के साथ वोट जोड़ भी गए तो वो भी 50% से कम थे और बीजेपी का परसेंटेज कई जगह 55% तक पहुंच गया था इन जगहों में। लेकिन एक सच ये भी है कि ये जो सीटें हैं, जो कल छठे फेज की जो 50 सीटें पूरे देश में 58 सीटों का चुनाव हो रहा है, उसमें 2/3 सीटें बीजेपी के पास थी। 40 सीटें 58 में से बीजेपी के पास थी। कल जो सीटें 14 सीटों की जो कल वोट पड़ेंगे यूपी में, उसमें से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आजमगढ़ का बाई इलेक्शन भी बाद में उन्होंने जीत लिया। आजमगढ़ में जीत गए थे वो। हाँ, लेकिन इसमें एक बारीक बात समझने की है कि 31 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं जहां उनका जीत का अंतर 1 लाख से कम था। यूपी के अंदर की बात कर जी 31 सीटें ऐसी हैं जो 1 लाख से कम था, क्योंकि अभी चुनाव में हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से बता रहा है, तो मैं आंकड़ों पर ज्यादा डिपेंड कर रहा हूं और फिर जमीन की सच्चाई का आपको हाल बताऊंगा कि क्या लग रहा है। उसमें से कोई 17 सीटें ऐसी हैं, लगभग 17 या 18 अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिनमें 50,000 से कम का अंतर था। तो हमें पता चलता है कि विपक्ष ने इस बार खासतौर से यूपी में एक अच्छा अपना तालमेल बनाया है कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी सपा के गठबंधन ने, और वो उन सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं जिन सीटों पर उनको लगता है कि अंतर कम था और वो हरा सकते हैं। लेकिन कई जगह ये बहुत ही डिसीविंग भी लगता है अंतर देखने से। जैसे अगर आप मछली शहर की सीट पे, जो जौनपुर से लगी हुई सीट है, वहां पर कम था, तो वहां केवल 181 मतलब 200 से कम वोटों से जीते थे। 200 से कम वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार वहां जीते थे। अब अगर मैं कहना शुरू कर दूं कि वो बहुत वल्नरेबल सीट है बीजेपी के लिए, तो इसको मुझे पूरा पर्सपेक्टिव में बताना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वहां अखिलेश यादव का वो रिजर्व सीट है, मायावती के साथ की पार्टी के साथ गठबंधन भी था। जी, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या इनका गठजोड़ पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि पिछली बार टेक्निकली तो सपा बसपा साथ थे। सपा बसपा साथ में, पर अभी मायावती तो साथ में नहीं है। लेकिन ये कोई भी आके ग्राउंड में बताएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें यादव अखिलेश यादव है और जो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, इन दोनों का गठबंधन है, इसमें एक चीज हम बहुत बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन का वोट इस बार मायावती से कितना कट रहा है। मतलब जो मायावती को जा सकता था वो नहीं जा रहा है इस वजह से, क्योंकि बीएसपी जमीन पर लड़ती हुई बहुत कम दिखाई दे रही है। तो वो वोट क्या केवल बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है, जो जनरली मानते हैं ऐसे विशेषज्ञ और जो बाद में सर्वे आते हैं कि वो वोट समाजवादी पार्टी को अक्सर नहीं जाता, वो वोट बीजेपी को। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ सीट, कुछ वोट, कुछ परसेंटेज वोट उसमें से जरूर गठबंधन को भी जाएगा, यानी विपक्ष के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जाएगा। अब ये बात देखने की है कि वो परसेंटेज कहां तक जाता है, बीजेपी का परसेंटेज टोटल कितना होता है। तो इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बस एक आखिरी जो आंकड़े के साथ आपको बात बताना चाहता हूं कि इन सीटों पर जहां पर अभी ट्रायंगल फाइट हुई है, अब देखिए सुल्तानपुर की सीट में केवल 14,500 वोट, कम सीटों का अंतर जो कल चुनाव होगा वो बता रहा हूं। सुल्तानपुर की सीट में केवल 14,500 वोटों से वो सीट जीती थी और इस वहां पर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है और उनके पक्ष में बहुत ज्यादा प्रचार करने के लिए बड़े नेता नहीं उतरे हैं। इसी तरह बस्ती सीट जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, वहां 30,000 वोटों का अंतर था। संत कबीर नगर में केवल 35,000 का अंतर था। भदोही की एक सीट है जो बिल्कुल बनारस से लगी है, प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां पर भी 45,000 के आसपास वोट से बीजेपी ने सीट जीती थी। और अभी वहां ललितेश त्रिपाठी जो पहले हुआ करते थे कांग्रेस में, कांग्रेस के स्टेट उपाध्यक्ष भी थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के टिकट में। टीएमसी की अकेली सीट है जो वो यूपी में लड़ रही है और अखिलेश यादव ने अपने कोटे से उन्हें दी है। तो वहां पर भी एक फाइट हो रही है। बीजेपी ने वहां अपना जो कैंडिडेट बदला है और उसकी बदला इसलिए कि उन्हें लगा कि उनकी छवि वहां पर ठीक नहीं थी और उनको वोट उतने नहीं मिलेंगे। तो सीट टू सीट मार्किंग हो रही है। चुनाव ज्यादा जो है वो लोकल मुद्दों पर है। कई बार में देखने पर लगता है जो पिछली बार का जो बालाकोट के बाद का जो एक नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड था, जो हिंदुत्व की लहर थी, उस दोनों के साथ मिलकर वैसा इस बार जमीन पर अतिरेक नहीं दिखाई दे रहा। जी, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ और पूछ लेता हूँ। आपने मछली शहर जौनपुर का जिक्र किया, तो जानिए आप जौनपुर के आसपास ही हैं, जौनपुर में हैं, तो जौनपुर में अभी हम गोरखपुर में हैं। अच्छा, अभी गोरखपुर में हैं। तो गोरखपुर की बात बाद में करेंगे, बट जौनपुर में पिछली बार बीएसपी जीती थी। जी, मेरे दिमाग से नाम उतरा, श्याम सिंह यादव था क्या था, तो जी श्याम सिंह यादव ही थे। तो लेकिन इस बार एसपी के हैं बाबू सिंह कुशवाहा, बीजेपी के फिर से कृपा शंकर सिंह और श्याम सिंह यादव अपनी सीट डिफेंड कर रहे हैं। जौनपुर के क्या हालात हैं? वहां भी पिछली बार 80,000 कुछ का अंतर था।
अब देखिए, अब ऐसे मैंने आपको जो अभी मोटा ओवरव्यू दिया, मैं उसी आधार पर बोल सकता हूँ, क्योंकि जी, जी। 3-4 डेज इतनी सारी सीट पे जाके और कुछ लोगों से बात करके कहना कि नहीं ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये बात सच है कि जो लड़ाई चली थी कि कृपा शंकर सिंह का आपने वहां से नाम लिया, उसके बाद धनंजय सिंह की बात हुई थी, तो उनको फिर बीजेपी को सपोर्ट करे। तो कई बार जैसे राजा भैया जी ने कहा कि वो अखिलेश यादव जो सीट पे चुनाव हो चुका है कौशाम्बी वाली, उसमें ये माना जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसका वहां एज जो है वो गठबंधन को इसलिए है। तो मैं इस बात को जब तक नतीजों में कितना परिलक्षित होता है इसे देखने में साइंटिफिक तरीका नहीं है कि किसी के कहने पे क्या वोटर चेंज कर देते हैं कि आज धनंजय सिंह जेल के अंदर है, कल वो बाहर आके गए तो कोई बारात तो चल रही है दूल्हे के नीचे कि आज इधर जाएंगे तो कल सब लोग उधर चले जाएंगे, तो लोग अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं। मैं इश्यूज पे जब लोगों से बात करता हूँ, जैसे कल भी की थी, तो इश्यूज लोगों में जो 2019 में मिसिंग था, जिसमें बिल्कुल डिसमिस करते थे, मोदी फैक्टर बहुत बड़ा था, जो अभी भी है ग्राउंड में। मोदी के नाम पर लोग कई बार कहते हैं कि हम उनके लिए वोट देंगे। तो बीजेपी को 2 चीजों से संघर्ष करना पड़ रहा है। नंबर 1 कि कई उन्होंने सांसद अपने रिपीट किए हैं, लगभग 50 के आसपास उन्होंने सांसद रिपीट किए हैं, 48 उससे कुछ कम है। तो उनका रेपुटेशन जो है, कई उसमें से ऐसे भी हैं जो 2 टाइम से है, तो उनके लिए गुस्सा है। तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि इससे तो अपनी क्षेत्रीय आंचलिक भाषा में कहते हैं इनसे तो नाराज है, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट दे सकते हैं। और करने में थोड़ा वक्त बिताने में पता चलता है कि वो ऐसा कैमरे पे कह रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे जाने उस दिन। तो चुनाव कई जगह में वाइड ओपन भी बनता है, लेकिन वही बात है कि बीजेपी ने कई सीटें इतने बड़े अंतर से जीती थी कि इस तमाम बातचीत के बाद क्या वो अंतर पाट पाएंगे विपक्ष के ये है। लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है। जी आनंद, फेज 6 में अभी कल जो वोट पड़ेंगे उसमें दिल्ली में भी पड़ रहे हैं आपकी बार, और दिल्ली की बार नहीं, हर नहीं बार मतलब इस आपकी बार वाले फेज में है ना, फेज में छठे चरण में। तो इसमें भी कई मुकाबले ऐसे हैं जो कांटे के होते, कम से कम मीडिया में तो दिख रहे हैं। क्योंकि पिछली बार तो और उससे पिछली बार भी बिल्कुल सुपड़ा साफ स्थिति थी कि लोकसभा में तो चांस ही नहीं है। भाजपा का वही वोटिंग परसेंटेज बहुत ऊपर था, दोनों का मिला के भी उतना नहीं आता। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की सीट है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यस। और ईस्ट दिल्ली में कुलदीप कुमार हर्ष मल्होत्रा, जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन टक्कर वहाँ भी है। क्योंकि असल में वहाँ पे जो उनके मेन करता धरता है ईस्ट दिल्ली के, वो काफ़ी लंबे समय से जेल में है, मनीष सिसोदिया, वो इनका इलाका है। तो सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज भी, सुषमा स्वराज की बेटी भी हैं। तो दिल्ली में आपको क्या होता दिख रहा है? बाकी जगह तो देख ले, पहले हम अपना होम ग्राउंड की तो बात करें, या आपको और कुछ भी कहना हो उस पर जो हृदेश ने कहा उसके बारे में? नहीं, दिल्ली में के बारे में या कहीं के बारे में उतना ही मुझे पता है जितना आपको है। मैं ऐसा मतलब क्या, देखिए, एक तो है कि हम लोग बहुत ओवर कवर्ड इलेक्शंस के फेज में रह रहे हैं कि अब मीडिया का इतना ज़्यादा कवरेज है इलेक्शंस का, खास अब मिनिस्ट्री मीडिया के साथ यूट्यूबर्स वगैरह, जिसके पास भी एक फ़ोन है वो कवर कर रहा है इलेक्शन। तो अब हम लोग उस युग में पहुंच गए हैं जब ओवर कवर्ड इलेक्शंस हैं, तो एक जो है देखते देखते फटीग भी आ जाता है कि ज़्यादा एनालिसिस ना देखें वगैरह। दूसरी चीज़ एक है जिसका हृदेश जी ने भी जिक्र किया कि कुछ लोगों से बात करके कुछ आकलन दे दिया जाता है। तो क्या होता है क्या कि जैसे इश्यूज़ पे लोग बात करते हैं वोटर्स से वगैरह, लेकिन वोटिंग एक सिंगल एक्ट है, वो किसी वोटर का पूरा पॉलिटिकल माइंड नहीं बता सकता है। मान लीजिए बहुत असंतोष भी है वोटर में वगैरह, लेकिन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है उसको, लेकिन वोट तो उसको एक ही देना है। तो वोटिंग एक सिंगल एक्ट है जो कि पूरे पॉलिटिकल माइंड को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है जी। वो सिर्फ एक हो सकता है वो कई दूसरे कारणों से, जो कि बहुत इमोटिव कारण हो या बहुत हार्ड एंड पोजीशन हो या कुछ भी हो, उसके कारण दे रहा हो वोट, या परिस्थिति में चयन भी हो सकता है, किसी चीज़ों के आकर्षण पे नहीं दे रहा हो, डिस्पाइट ऑल दे रहा, डिस्पाइट ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दे रहा है जी। तो कॉस्ट बेनिफिट वो आप बात कीजिएगा तो लोग प्रायः क्या है कि समाज से, परिवार से, सरकार से जो है असंतोष ही, एक बहुत ही नेचुरल भाव है कि असंतोष रहता है लोगों को। तो और जर्नलिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए उसको टैप करना सबसे आसान है असंतोष। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो
वोट एक ही ऑप्शन पे देना है उसको, तो इसलिए कई बार जो है ऐसे आकलन जो है नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा है कि दिल्ली के संदर्भ में एक है कि जो 7 सीटें हैं वहाँ भाजपा मैक्सिमम हिट कर चुकी है जी। अब उसको वहाँ से नीचे ही जाना है। अब वो तो है, अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फेज में आ गई है या नहीं आई है। तो अब 2-3 सीटें जो है पिछली बार भी बहुत प्रतिस्पर्धा में थी, इस बार कांग्रेस और आप का भी मेलजोल भी है। दोनों के कार्यकर्ताओं का किस तरह से समन्वय ग्राउंड स्तर पर हुआ है इस पर भी निर्भर करेगा। जैसे कि 2019 में बसपा और सपा में ऊपरी तौर पे तो जो है गठबंधन हो गया था, लेकिन उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के बहुत बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है। उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है। दोनों जो है क्या है कि बिहार के भी बड़े हिस्से में और उत्तर प्रदेश के भी बड़े हिस्से में जो खासकर ग्रामीण अंचल है और जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स हैं उसमें जो दलित है, जो कि बीएसपी का मेन सपोर्ट बेस है, उसमें भी जो तो वो उसका जो या तो शोषक या प्रतिद्वंदी ग्रामीण स्तर ग्रामीण में जो है अब ऊंची जाति से ज़्यादा ओबीसी हो गया है, यादव हो गया। खासकर जो सपा बसपा में तो यादव और दलित एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के बाद जो सशक्तिकरण खासकर आर्थिक रूप से यादवों का हुआ, तो वो ज़्यादा बड़ा उसका दलित जो है उसको ज़्यादा बड़ा शोषक देखता है खासकर ग्रामीण अंचलों में। तो जिसके कारण वो जो सामाजिक कोएलिशन जो है वो बैठ नहीं पाता दोनों में कई बार, मतलब बस इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा था, इस बात को यहीं पर कहें तो ज्यादा दर्शकों के लिए समझना आसान होगा। जो बात रेखांकित की यहाँ पर अभी आनंद ने, उसमें ये बात बताना बहुत जरूरी है कि पिछली बार भी जो सोशल कोएलिशन जो फिट नहीं बैठा उसमें यह था कि अखिलेश जो पोस्ट इलेक्शन हम एनालिसिस कर सकते हैं रिजल्ट्स को देख के कि 10 सीटें मायावती ने जीती और 5 सीटें अखिलेश यादव ने जीती और 1 सीट जो है वो अमेठी की माफ कीजिए रायबरेली की जीती थी। अमेठी स्मृति ईरानी आपको फोन करेंगी कि आप किसके लिए काम करते हैं। सेंटेंस पूरा नहीं किया था। तो अमेठी की जगह रायबरेली को रखते हैं। तो पिछली बार ये 16 सीटों को छोड़कर जो उन्होंने सारी सीटें जीती थी, उसकी वजह ये थी कि वोट जो ट्रांसफर था वो रिलेटिवली इसका बीएसपी सपा का वोट जो है वो तो गया मायावती की पार्टी को, लेकिन दलित जिसका इशारा भी आनंद कर रहे थे वो अपने जो इमीडिएट ऑपरेसर लोकल जो है जो मानते हैं उसको नहीं किया। लेकिन पॉलिटिक्स जो होती है एक लर्निंग भी है। अखिलेश यादव अभी हम देख रहे हैं कि इस बारे में अपने परिवार को उन पर आरोप जरूर लगा है वो देने के टिकट, लेकिन उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है और काफी हद तक पहली जो एग्रेशन की दीवार है उसको ध्वस्त किया। ये चुनाव में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, वो जीते में नहीं गए, लेकिन उससे कुछ वोट शिफ्ट बहुजन का हो रहा है। नंबर 1 इस कारण कि उन्होंने दूसरे वर्ग के लोगों को टिकट दिया है और यादवों को दूर रखा है अपने परिवार के अलावा। जी। दूसरी वजह यह है कि राहुल गांधी ने जो पिछले वक्त यात्राएं की या अभी जो कैंपेन कर रहे हैं उसको देखते हुए मुस्लिम के साथ बहुजन जुड़ रहा है। कल जो दूसरे रास्ते में जब हम आ रहे थे गोरखपुर के, तो गांव में जिक्र करते हुए ये बात भी जिक्र हो रहा था कि बहुजन का वोट कुछ न कुछ जरूर अलायंस को जाएगा और उसकी ज्यादा वजह कांग्रेस होगी। तो ये चर्निंग थोड़ी जमीन पर हो रही है। अच्छा, तो मतलब बसपा की थोड़ी निष्क्रियता और थोड़ा सा राजनीतिक परिपक्वता सा भी दिख रहा है। तो उसमें लंबी बहस है कि जो संविधान वाली बात चली तो उसमें कल भी हम जब रात घूम रहे थे तो ये सवाल मैं जरूर कह रहा हूँ, अनप्रोवोक्ड मैं पूछता हूँ, मैं कभी प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ उनको इस लाइन पे लाने के लिए कि उनके दिमाग में ये चर्चा है, वो उसको माने या न माने, पर उन्होंने सुना है और बोलते भी हैं कि 400 सीट की बात है, जो विपक्ष ने इसको फ्यूल किया है और अपने भाषणों में नारों में कहा है कि 400 सीट मांग रहे हैं तो इसका मतलब संविधान बदल देंगे, कई भाषणों में खुलेआम कहा है। तो वो चर्चा लोगों के बीच में भी है। नहीं, वो बात हो सकता है वजह वो भी है कि वो इस बार गठबंधन को वोट दे रहे हैं, मायावती से छिटक रहे हैं, क्योंकि मायावती जमीन पर लड़ती ही नहीं लग रही है। जी नहीं, वो भाजपा के कुछ यदा कदा नेताओं ने भी वो बयान दिए हैं, तो उसमें आप पूरी तरह से जनता को उन्होंने फ्यूल किया है, जो बोल रहा हूं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और मैं सिर्फ उस समय मैं जोक कर रहा था कि स्मृति ईरानी उन पत्रकारों से ज्यादा नाराज होती है जो उनके बारे में बात नहीं करते उनके मन से। तो विकास जी, आप का एक तो चुनाव से जुड़ा, दूसरा आप हरियाणा से आते हैं और एक खबर हरियाणा से बड़ी आ रही है
कि वहाँ पे बड़ा रोष दिखाई दे रहा है भाजपा के खिलाफ जमीन पर। लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया है कि मतलब जो भाजपा समर्थक और उनका थोड़ा सा चाहने वाला मीडिया भी है, वो भी मना नहीं कर पा रहा कि हरियाणा में सड़क पे गालियां पड़ रही हैं। नहीं तो, सड़क पे नहीं, हर जगह पड़ रही है। हाँ, मतलब दिख रही हैं सामने से, लोग झिझक नहीं रहे हड़काते। वो कुछ बागपत जिले से शुरू होकर हरियाणा का वो बात करने का तरीका भी है, लेकिन रोष दिखाई दे रहा है। तो उस पर आपका क्या आकलन है? आपके अपने गांव शहर में भी बात होती होगी। एक तो वही है जो आपने बताया कि जिस तरीके से विजिबल जो रोष है, गुस्सा है लोगों का, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि वो जो रोष है वो कुछ खास वर्ग हैं उनका ज़्यादा है। अभी आप उनको बिल्कुल जनरल वोटर से कनेक्ट नहीं कर सकते फिलहाल। जैसा कि आनंद सर ने कहा भी था कि वो वोटर का पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली उसको एक वोट देना है, वो लास्ट में किस वजह से दे देगा नहीं पता है, कहाँ दे देगा, वो गुस्सा भूल जाएगा या उसको जाति याद आ जाएगी, धर्म याद आ जाएगा, मंदिर याद आ जाएगा क्या, या उसको लगेगा कि सामाजिक न्याय बड़ी चीज़ है, जो भी है। तो वो कोई कह नहीं सकता। लेकिन जैसे हरियाणा में क्योंकि बड़ा हिस्सा किसानी का है, खेती का है, तो उनका विजिबल रोष है किसान संगठनों का डायरेक्ट। वो जहाँ जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शन करने की। कल भी पटियाला जब गए, वो हरियाणा से लगता ही हिस्सा है पंजाब का, तो वहाँ भी किसान प्रदर्शन करने गए। तो एक तो वो हिस्सा है। दूसरा, पिछले 10 साल में राज्य की सरकार ने, भाजपा ने, और केंद्र की सरकार से जो नाराज़गी है वो लोगों में है। चाहे वो जैसे अग्निवीर स्कीम है, हरियाणा के ठीक ठाक लोग जो है सेना में जाते थे, तो उसके प्रति युवाओं में बड़ा गुस्सा है। बहुत लोग थे जिनका बिल्कुल सपना यही होता था कि वो 10वीं 12वीं करेंगे और उसके बाद दौड़ लगाएंगे, फिजिकल पास हुआ और आसानी से सेना में उनकी एंट्री हो गई। तो वो एक उनके लिए चूंकि पूरा रास्ता बंद हो गया है। नहीं, ये बात मैंने, मतलब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर ये बात हरियाणा में नहीं, ये बात मैंने उत्तर प्रदेश के कई, जैसे जो मेरी व्यक्तिगत जान पहचान जो है कन्नौज और उसके आसपास, वहाँ बहुत लोगों से सुनी। और मैं उत्तराखंड में भी इनफैक्ट हृदय मैंने सुना था, वो डाक पत्थर और हरबटपुर के और आसपास के गाँव जो है डोईवाला से शुरू होके, वहाँ पे बहुत लोग बात कहते थे कि इन्होंने तो मतलब फौज की नौकरी बिल्कुल ख़राब कर दी है, कि वो 6 साल में रिटायर हो जाएगा। तो इसको लेकर भी लोग काफ़ी रोचित दिख रहे हैं। वो एक है। और दूसरा, जिस तरीके से नौकरियाँ नहीं मिल रही, बाकी भी सेना की नौकरी तो चली गई, बाकी भी जो नौकरियां थी उसमें टीचिंग जॉब हैं, बाकी और चीज़ें हैं, तो उन पर भी कोई खास काम नहीं हुआ। तो इसलिए वो एक ठीक ठाक विजिबल हिस्सा जो है रोष का है। और पिछली बार की जैसे हम थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बात करें, तो पिछली बार दिल्ली की तरह हरियाणा में भी क्लीन स्वीप था, 10 की 10 सीटें आ गई थी जी। लेकिन इस बार चर्चा ये अब तक यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 5 से 5 का मुकाबला चल रहा है, कोई 6-4 बता रहा है, लेकिन इतना तो मान के चल रहे हैं कि 3 से 4 सीटें उनकी कम हो जाएंगी इस बार। मतलब कम से कम मिनिमम ये तो है कि लड़ाई है, ठीक ठाक लड़ाई है। और वोट परसेंटेज पिछली बार भी बहुत ज़्यादा 58% के आसपास था, अगर मुझे ठीक से याद है। अच्छा। और इस बार कितना होगा तो वो देखने वाली बात होगी। तो ये सारी बातें तो हैं ही। तो मैं देख रहा था एक चीज़ और, आनंद मैं आपसे पूछूंगा, उदित राज इस बार कांग्रेस से खड़े हैं, 2 चुनाव पहले वो भाजपा से खड़े थे। ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में हम कब में भी थे एक समय में। मैं जानना चाह रहा था उस पर, आप तीनों लोग अपने अपने हिसाब से करें, ये थोड़ा हल्का विषय है, पर ऐसे कैंडिडेट भी बड़े उपयोगी से हैं हमारी राजनीति में, जो वहीं खड़े रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टियां बदलती रहती हैं। नहीं, वो तो हरियाणा में भी है सर। नहीं, हाँ, वो कृष्णपाल गुज्जर जो है गुड़गांव नहीं, वो हर जगह है। पर है। अभी जैसे दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जैसे नॉर्थ वेस्ट से हैं वो 2014 में, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो भाजपा के टिकट से लड़के जीते थे। और 10 सालों में वो कांग्रेस के टिकट पर है। और बीच में जैसे आनंद ने कहा, शायद आप में भी आ गए थे, लेकिन उनकी साख कम नहीं होती। इसकी क्या वजह है? ऐसे नेता कैसे जिंदा रहते हैं? मतलब उनका राजनीतिक व्यक्तित्व तो पार्टी पर निर्भर नहीं है, और उनका अपना एक वोट बेस है। हालांकि उदित राज ऐसे कोई मतलब राजनीतिक रूप से बहुत कोई हेवी वेट नहीं है, मतलब पूरी तरह से करियर पॉलिटिशियन भी नहीं है। पहले इनकम टैक्स अधिकारी थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे के फिर राजनीति में आए हैं। फिर भी मेरे ख्याल से अब 12-13 साल से राजनीति में हैं। ऐसा तो मतलब हर
राज्य में और हर जगह ऐसे ऐसे नेता मिलेंगे, 5-6 महीने पे भी पार्टी बदलने वाले हैं। इन्होंने तो फिर भी बहुत समय दिया है पार्टी को। हम तो राजनीति में देखते हैं, मतलब अभी भी आप चले जाइए और सर्वे कर लीजिए, कई बार नोएडा में, गुड़गांव में, ऐसी जगहों में भी लोगों को पता नहीं होता वो किसे वोट दे रहे हैं। और पार्टी अभी पिछले 10 साल में तो नरेंद्र मोदी का नाम इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि उस पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती है, तो हम कह सकते हैं कि देश के बड़े हिस्से में ये सब चीजें हो रही है। और कई बार कैंडिडेट और पार्टियों के बीच बिल्कुल ओपन फेयर गेम होता है कि भाई अगर मुझे यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो मैं वहां से लड़ लूंगा। ये मतलब आप जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये पूरा एक रहा है और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, इसका जो खमियाजा यहाँ पर बीजेपी के लिए एक पॉइंट उठ रहा है वो ये जरूर है कि उन्होंने थोड़ा इसे अति आत्मविश्वास कहेगा जो उन्होंने, बीजेपी ने यूपी में बहुत सारे सीट्स रिपीट किए। कैंडिडेट मतलब आप कहना चाह रहे उम्मीदवार रिपीट किए? हाँ, उन्होंने टिकट बदले नहीं है, उन्होंने करीब 48, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर के लिए माफी चाहता हूँ दर्शकों से, लेकिन 50 से कम है, 45 से ज्यादा है। 48 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार अपने लगभग सेफली कह सकते हैं और रिपीट किए। और उन्होंने 62+2 ये सीटें जीती थी। बाद में आजमगढ़ का एक बाई इलेक्शन भी जीता था, रामपुर का बाई इलेक्शन भी जीता था। तो ये जो रिपीटेशन है ना, उसमें से कई 2 बार के सांसद हैं, तो उनके प्रति जो गुस्सा है, अगर वो लोकल लेवल पर चुनाव आ जाता है तो वो उनके लिए संकट एक खड़ा कर सकता है थोड़ा बहुत। अब वो हार जीत कितना भी हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा था वोट परसेंट बहुत हाई था, नहीं वो क्या मतलब विल इट बी गुड इनफ टू डिफीट बीजेपी, वो एक अलग चीज है, परंतु उनका वोट परसेंट जरूर गिरेगा। नहीं मतलब आप सटीक तरीके से तो रिजल्ट आने से पहले कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। आनंद आप कुछ कह रहे थे? प्रेडिक्शन की बात नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखने में एक मूल अंतर ये आ जाता है कि क्या है कि एक लोकसभा चुनाव में कई बार 3-4 असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं जी, कई बार कम भी हो सकती हैं जनसंख्या पे डिपेंड करता है। उससे जो है कई बार जो है अगर आप पर्टिकुलर कोई जगह पर हैं केंद्रित, तो वहाँ की सामाजिक संरचना वगैरह वगैरह, तो लोकल जो फैक्टर होता है वो विधानसभा चुनाव इसलिए कई बार ज़्यादा जो है कीनली कॉन्टेस्टेड हो सकता है, कम मार्जिन से जीता हारा जा सकता है। लोकसभा में एक मतलब क्या कह सकते हैं कि आउट ऑफ साइट होने का पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि आप एक जगह को देख रहे हैं और पूरे हो सकता है वहाँ की सामाजिक संरचना कुछ और हो जी उस जगह की, लेकिन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है थोड़ा बड़ा होता है जी, कई विधानसभा तो वो कई उसमें जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की संरचना पर थोड़ा नज़र, इसलिए थोड़ा सा अंतर ये भी आ जाता है। मतलब ये इस बातचीत के क्रम में नहीं, लेकिन कई लोग कोलेट कर रहे थे जैसे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वगैरह। और हृदय जी जैसा बता रहे थे, तो एक तो भाजपा की रही है कि थोड़ा सा इनकम्बेंट्स को जो है मतलब टिकट काटने में इनकी स्ट्रेटजी रही है। यूपी में वो क्यों नहीं रही ये भी देखना है, और कई राज्यों में उनको अंदाज़ा है कि उनको दूसरे एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पे कुछ जो अनचार्टर्ड टेरिटरीज उनकी थी उस पर इस बार ज़्यादा जोर लगाए हैं कि ज़्यादा बैलेंस्ड ढंग से नेशनल मैंडेट मिले, क्योंकि अब ये तो मेरे ख्याल से उनको भी एक अंदाज़ा होगा कि बहुत जो 2019 वाली जो है, जो जैसे आप दिल्ली में बता रहे हैं, यूपी में मेरे ख्याल से 2014 से कम सीट आई थी 2019 जी जी 62 आई थी, 73 सीट आई थी 2019 में, 62+2 मतलब 62 बीजेपी ने जीती थी और 2 उनके सहयोगी। 2014 में 72+1 थी, 5-7 सीटों का नहीं, 5 सीटों का नुकसान था। नहीं 11 सीटें नहीं अरे 72 से वो 62 आ गए, 64 पे आ गए, तो 9 सीटें आपकी। हाँ 9 सीटें अपना दल मिला के, बिना अपना दल के साथ भाजपा के 11 सीटों कम। हाँ, और भी कई जैसे कि गुजरात को मान सकते हैं कि रिपीट कर सकते हैं परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ जैसे हरियाणा वगैरह बहुत ऐसे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार जो है कुछ खामियाजा की भरपाई के लिए साउथ में ज़्यादा जोर लगाया है कि जो भी 5-7 सीट उधर से आ जाए, कुछ इधर कर दें,
कुछ उधर करते, तो वो तो है कि उनको ज़्यादा मतलब बेटर मिक्स पर इस बार ज़्यादा जोर दिया है, जो वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो देखने में मिल रहा है चुनाव में, अगर इस चर्चा को हम समझते हैं कि हमने काफी बातचीत कर ली है, उसमें एक बात मैं जोड़ सकता हूँ कि यूपी जो चुनाव जनवरी में लग रहा था हमें देखने से, वो यूपी का चुनाव आज नहीं हो रहा है यूपी जी में। वो तो मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, यूपी में बहुत रंबलिंग हो रही है। और मैं फिर बार बार इस राइडर को जोड़ रहा हूँ क्योंकि चुनावी नतीजों को बताना बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेटली गैप जो है जीत का बहुत कम होने जा रहा है कई जगहों पर, और बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि इस बार कई जगह रियली ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। और जब आप देखते हैं कि सीधे बाइपोलर फाइट नहीं होती है तो फिर प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि बिहार और यूपी को अगर आप जोड़ दें तो इन 120 सीटों पर अपोजिशन की जो रणनीति है या उनकी जो उम्मीद है आप कह सकते हैं, वो ये है कि जितना लोकलाइज्ड इलेक्शन होगा, नौकरियों पर इस पे बात होगी, और फॉरवर्ड कास्ट बैकवर्ड कास्ट पे इलेक्शन होगा, वो फायदा है। अभी भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो भाषण है, बीजेपी बड़े नेताओं का भाषण, वो ध्रुवीकरण जो है उनको चाहिए बड़े लेवल पर, तो वही वो करेगा, चाहे वो नेशनलिज्म की वाली बात हो पाकिस्तान या दूसरा, या चाहे हिंदुत्व वाली बात हो। जी रितेश, अगर वो ओवरऑल नैरेटिव होता है तो आसानी हो जाती है, पर आपको जाना है तो आपके जाने से पहले मैं एक बात और उठाना चाहता हूं। मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहता हूं कि एक तो हमें दिख रहा है कि कई जगह भाजपा के लोग भी गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए हैं। जैसे अभी वो एक नेता का लड़का था जो उसने बताया 7-8 बार वोट डाली थी और रील बना रहा था। लेकिन अगर उसको बड़े स्तर पर भी देखें तो बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो वोटिंग परसेंटेज बहुत जैसे पहले कर देता था, फटाफट पब्लिक नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी अदालत गए थे लोग। तो अभी जैसा सुर्खियों में विकास ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि मतदान केंद्रवार जो मतदाता सूचना है वो उनको पब्लिश करने का कोई मैंडेट नहीं है, लीगल मैंडेट। और उसने कहा कि फॉर्म 17C जो है वो उन्हें पब्लिक करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, जबकि पहले के आज तक के चुनावों में ये डिबेट कभी नहीं थी। तो ये भी एक विचित्र चीज़ दिख रही है। इस पर आपका और आनंद का और विकास क्या सोच रहे हैं? एक रिपोर्टर के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में पहले ही एक कन्वेंशन रहा, एक तौर तरीका रहा था कि जिस दिन भी वोटिंग होती थी, और ये आपको कोई भी पत्रकार कंफर्म करेगा कि पोलिंग वाले दिन 6 बजे इलेक्शन कमीशन में एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे। कई सवाल हम छोड़ के भी आते थे जो कहते थे कि हम पता करेंगे, और हम फॉलो अप करते थे नेक्स्ट दिन रिटर्न में, हमको फोन करके पर्सनली उसके जवाब दिए जाते थे। वोट का जो परसेंटेज है उसको देने का टैबुलेशन फॉर्म जो है उसमें आपको पता रहता था कि कितना वोट पड़ा, 24 घंटे के अंदर पता चल जाता था। हाँ, वो शाम तक अगले दिन तक बता देते थे। अभी 48 घंटे के अंदर आपको एक्चुअल फिगर पता होती थी, जो नंबर्स में भी होती थी। अब मैं ये कह नहीं रहा हूं कि वो क्या हो रहा है, और मैं इस बार फॉलो भी नहीं कर पाया हूं इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट जो भी आए हो, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि कई मुद्दों की चर्चा हो रही है जी, वो चर्चा चाहे वो 400 सीट क्यों चाहते हैं, क्या संविधान बदलना चाहते हैं, तो ये चर्चा भी लोगों के दिमाग में है। जो अखबारों में खबर आई और अभी पता चल रहा है कि 1 करोड़ वोटों का बढ़त दिखा रहे हैं, जो पहली हमें फिगर पता चली थी उसमें। तो अब ये संशय पैदा करता है, और हम इतना ही कह सकते हैं एक नागरिक के तौर पर कि इलेक्शन कमीशन की ओर से इस बयान की उम्मीद की जानी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता बरतेंगे, बजाय ये कहने कि हम ये देने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज बताने का पहले से क्रम चलता आ रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात एक ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेस के मामले में बहुत असमान धरातल है। तो बूथ पर भी लोग जिसके पार्टी के होंगे उनका अच्छा मैं इसको कंट्रोल कह रहा हूं, इसका मतलब कोई नेगेटिव उसमें नहीं है, कि वो लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपनी जगह को ला पाएंगे। तो वो असमानता भी धरातल में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए शायद पार्टियों की जो विपक्ष में उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, और वो कई जगह आपको सोशल मीडिया में दिखाई देता है। जी नहीं, रिवाइज जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिवाइज इलेक्शन कमीशन देता है। मतलब आप दिन के अंत में जो भी रिपोर्ट देखिएगा न्यूज़पेपर्स में, उसमें देता है कि मतलब कि टिल वो इलेक्शन कमीशन वो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो वगैरह कोलेक्ट करके बाद में एक रिवाइज पब्लिश करता है। उसके कई कारण हैं, पर वो 1-2 दिन में आ जाती थी, अब की बार बहुत देर लग रही है। पांचवें चरण की भी 3 दिन बाद आई। वो इलेक्शन कमीशन ने वो कोर्ट में हियरिंग में कहा है उसके कारण है वो, मतलब। और एक मेरे ख्याल से परसों द हिंदू में एक ने मतलब एनालिसिस किया है वोटिंग टर्नआउट का जी, और उसने
जो कुछ गैप्स वगैरह दिखाए हैं, लेकिन उसने लास्ट में बोला है, लास्ट में उसमें है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। तो हम लोग को इलेक्शन कमीशन के डिटेल्ड इस पे जो रिपोर्ट जो है वो पोस्ट इलेक्शन भी हो सकता है। मेरे ख्याल से 2009 में पोस्ट इलेक्शन एक रिपोर्ट टर्नआउट्स पे आया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो हो सकता है। लेकिन अब जैसा हृदय जी बोल रहे हैं कि अब उसमें चूँकि एक विश्वसनीयता का मुद्दा बन गया है, तो प्रोएक्टिव ढंग से एक इलेक्शन कमीशन जो है इसका जवाब दे भी सकता है, प्रोसेस समझाने के लिए कि क्या प्रोसेस है, क्या है, वो करना चाहिए या नहीं। वो अब ऑफ कोर्स जो उन्होंने कहा है कि लीगल मैंडेट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ इन लोगों को ये भी है कि प्रोसेस में जो पेचीदगियां हैं उसको ढंग से कैसे रखें। वो पेचीदगियां तो पहले भी थी, आई एम श्योर हैं, लेकिन कोलेशन मेरे ख्याल से करते होंगे। मेरा उसमें एक जो नेचुरल सवाल उठता है वो एक ही परसेंटेज निकालने के लिए आपको नंबर चाहिए ना, आपका नंबर है। हाँ, तो नंबर आप डायरेक्ट दे दें। नहीं, मेरे पांच जो चरण हुए हैं अभी तक, उसका रिवाइज्ड बाद में आया है, मतलब कि रिवाइज संशय हो रहा है तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिवाइज्ड पहले भी आता था और रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का आता है। तो जो बहस है, जो मन में शंका है लोगों के, बहस भी नहीं है, वो यही है कि पहले भी एकदम उसी दिन की फिगर आती थी, फिर वो रिवाइज होके 24 से 1 से 2 दिन में सामने आ जाता। मतलब आपका इस बार विलम्ब इतना है, विलम्ब हो रहा है। मतलब विलम्ब के कारण क्या है वो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम इलेक्शन कमीशन जो है इस पे डिटेल जब तक नहीं देगा तो कारण समझाए। तो उन्होंने कारण बताया नहीं, उन्होंने तो यही कह दिया कि हम बताएंगे नहीं बता सकते हैं। मतलब पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट्स भी आते हैं। एक वेस्ट बंगाल में केस हुआ था जो 2021-22 में, जो कि बहुत विवादास्पद भी हुआ था। उसमें बाद में उन्होंने कारण समझाए थे 2022 वगैरह में। तो ये खैर जो भी हो, अब दोनों पक्ष का अगर पूरा तरह, एक तो है कि आरोप लगाने वाला पक्ष, एक है कि जिस पे आरोप लग रहा है वो भी अपना डिटेल्स दे दे तो ज़्यादा ठीक रहे। नहीं, एज अ वेरी सिंपल माइंडेड पर्सन, देखिए ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल सीधा लगता है भाई जब पहले नंबर मिल जाते थे तो अब क्यों नहीं मिल रहे। वो तो शायद ये तो पत्रकारों के लिए तो और भी मुश्किल है भाई, रिपोर्टिंग अब एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो कैसे। तो 10 दिन तक तो नंबर ही नहीं पता चल रहे, दूसरे फेज के वोट पड़ गए। ईवीएम में जब शुरू में आई थी और काफी रिपोर्टर्स स्टोरी भी करते हैं, ईवीएम में किसी भी समय वोट डालते समय आप ये पता कर सकते हैं कि इस समय कितने वोट पड़े। प्रेस बटन वो आपको बताएंगे इतने वोट पड़ चुके हैं अभी तक। तो इट इज ऑलवेज अवेलेबल कि कहां पर कितने वोट पड़े, और वो 17C में भरा भी जाता है जी। अब लोगों का सिर्फ यही कहना है कि अगर मैंने विकास को 100 रुपए में से 60 रुपए दिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि 60% दिया। मैं सीधे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 60 रुपए दी, क्योंकि परसेंटेज तो मैंने देने के बाद निकाली। तो अगर आपने परसेंटेज निकाली है कि इतने परसेंट पोलिंग हुई है, तो फिर मैं कहता हूँ कि संख्या का कुछ संख्या आपको मालूम है जो आपसे परसेंटेज में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप वो नंबर भी बता दीजिए। तो इसी लेके जो है एक सिचुएशन है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं इसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहा हूँ, हल्का नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष के लोगों से इतनी कड़ी प्रतिद्वंद्विता में बात करते हैं, मुझे लगा विपक्ष अभी इस बारे में जब आप पत्रकारिता पर जाते हैं बात करते हैं, वो फोकस कर रहे हैं। जैसे कल मैं भदोही में था तो वहां भी मैंने उनसे पूछा ये बात, वहां के ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के टिकट पे लड़ रहे हैं जी। ज्यादा जोर इस बात पर है कि उनका जो चुनाव निशान है वो फूल है, यहाँ कमल का फूल है, गाँव में फूल कहते हैं। तो नारा है वो है 2 डाली 3 पत्ती, तो कहते हैं 2 डाली 3 पत्ती, वो नहीं कहते फूल पे वोट दो, क्योंकि फूल करने का तो कमल का फूल हो जाता है जी। तो वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बंगाल में जब मैंने उनसे सवाल पूछा, ट्विटर में भी क्लिप डाली थी, लोग काफी देख रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि बंगाल में बीजेपी भी तो कमल कहती है, वो फूल नहीं कहती, क्योंकि वहां वो जोड़ा फूल कहते हैं तृणमूल वाले से वो चुनाव निशान को। तो इस समय इन चीजों को उन्होंने चुनाव के दिन के लिए छोड़ा है, और चुनाव से पहले वो बात अभी सिर्फ उन मुद्दों की कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी की कर रहे हैं कि कैसे बूथ पर अपनी मजबूती रखी जाए जी। विकास, आपका इस विषय पर क्या कहना है? आप एक हेडलाइन भी बता रहे थे जी। एक तो ये है, इसी में अपडेट ये है कि आज चूंकि सुनवाई थी इस पूरे मामले पे, और जो याचिका 17C वाले पर कि इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया जाए कि वो
जो है डेटा जारी करें बूथ वाइज। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया वो। नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो स्वायत्त संस्था है ना। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम उनको आदेश नहीं देंगे कि आप भाई ऐसा डेट पब्लिश करो, और उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों के बाद देखेंगे इस मामले को। देखिए मतलब शुरू से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, यूपीएससी हो या इलेक्शन कमीशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक मतलब सलाह दे सकता है, मतलब सीमा के तक ही, और उसके बाद ही बहुत कुछ कहता है, कुछ ज्यादा ही कुछ बड़ा हो जाए तब कहता है, नहीं तो फिर बचते हैं वो हाँ, कुछ बहुत बड़ा हो जाए तब कहता है। वे थोड़ा सा बचते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हेड ऑन लेने के लिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना वो, स्वायत्त संस्था है। उसमें अभी तक प्रैक्टिस ये रही है कि इलेक्शन के दौरान सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सरसाइज एनी जुरिडिक्शन ओवर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम बॉडी है जो इलेक्शन करा रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, लेकिन ऐसी स्थिति रही है क्योंकि इलेक्शन के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाइयां करने लगे तमाम मामलों की तो हाँ, उसी मतलब वो बहुत अव्यवस्था मैंने पहले बताया भी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को जो है एमसीसी का पार्ट नहीं बनाया कि वो लिटिगेशन में फिर जो चुनाव साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा उससे, और हर कोई कोर्ट ही पहुंचता रहेगा। तो वो ये 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिला था कि आरपीआई को एमसीसी का पार्ट बना दे जी, लेकिन नहीं बनाया उसने। इसमें एक कारण उस समय के अखबारों को पढ़िएगा तो इलेक्शन कमीशन ने ये भी दिया था, ये जो हृदय जी बता रहे हैं कि लिटिगेशन वो फिर साइकिल कैसे वो तो लिटिगेशन ही बहुत चलता रहेगा। आमतौर पे आप अपनी बात पूरी करें, पर वो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है पढ़ा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, मतलब मैं जनरल उसमें बात कर। नहीं वो ठीक है, मैं तो दूसरा, ये तो बिल्कुल ब्रेकिंग आ रही है, अभी किसी ने भी नहीं पढ़ा, बट जनरली उच्चतम न्यायालय स्वायत्त संस्थाओं के मामलों में दखल करने से बचता है जब तक कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा ना हो गया हो। पर विकास आप अपनी बात पूरी कीजिए। यूपीएससी को ही जो है, यूपीएससी में को कोई भी डायरेक्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक केस चला था, उसमें 11 साल बाद एक छोटा सा डायरेक्शन दिया यूपीएससी को, बचता है जनरली। नहीं वो क्योंकि फिर उसकी भी क्रेडिबिलिटी नीचे जाएगी और संवैधानिक संस्थाएं आपस में टकराने लगेंगी तो वो ज़्यादा गड़बड़ है। क्या विकास जी, तो इसमें यही है कि कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ऐसी ही एक याचिका पहले से है, और अगर हम इसमें कोई अंतरिम आदेश दे देंगे तो वो जो मेन याचिका हमारे पास है तो उसको प्रभावित कर सकती है, उसके आदेश को, अंतिम आदेश को उसको प्रभावित कर सकती है। इसमें कुछ भी अगर हम अभी कह देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करे वैसा करे, तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा मुझे लगता है इलेक्शन पे बहुत बात हो गई, और हृदय सर ने भी बताया कि जिस तरीके से दोनों ओर से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस बीच एक और चीज़ है कि प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे थे तो उनमें कल एक आगे चले गए कि इस बार पहले भैंस खोल रहे थे, मंगलसूत्र छीन रहे थे, तो इस बार बहुत आगे चले गए हैं वो। इस बार क्या, तो कल मजाक में सोशल मीडिया पे चल रहा था कि टोंटी भी खोल के ले जाएंगे सपा वाले, वो खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। तो ये था। और नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात मैंने खुद नहीं उठाई इस बार, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं लगता मैं बायोलॉजिकली पैदा हूँ, अवतरित पुरुष अपने खुद को बता रहे हैं। तो वो कल भी उन्होंने रिपीट किया। क्या कर सकते हैं भैया, हम छोटे लोग हैं भैया, हम तो इलेक्शन पे मुझे लगता है सर काफी बात हो गई। हम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में सब पैदा हुए हैं जैसे तो होते हैं। खैर पत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशन जी। हृदय, तो आपको जाना है तो सबसे पहले आप ही श्रोताओं के लिए रिकमेंडेशन दे, चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारी टीम जो है न्यूज लॉन्ड्री की जो है वो घूम रही है जगह जगह। अतुल, मनीषा और तमाम लोग, न्यूज मिनट के लोग, उनकी कवरेज ही देखें, और जो भी हमने किया है अगर उन्हें ठीक लगता है देखें और हौसला बढ़ाएं। और पिछले दिनों मैंने देखा है कि न्यूज लॉन्ड्री ने जितनी अपील की थी उसमें दर्शकों का काफी सहयोग भी मिला उनको। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद। मैं चाहे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर भी, लेकिन इस टीम का हिस्सा रहा हूँ, तो काफी अच्छी जर्नी रही है अभी तक। एक हफ्ता अभी करीब और बचा हुआ है, तो जल्दी हम मिलेंगे चुनाव के नतीजों के। नहीं, रहा हूं का क्या मतलब, आप अभी भी हिस्सा ही हैं, ऐसा थोड़ी अब नहीं बचे। शुक्रिया, ठीक है, बाय बाय हृदय। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जो चुनाव पर द वर्डिक्ट, जो चुनाव विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण के लिए जो 2019 के लोकसभा चुनाव में, मतलब कि एक आम व्यक्ति जो है, एक
वो कैसे चुनाव के जो इतने आजकल विश्लेषक हैं और ये नंबर्स थ्रो करते हैं कि ये वो और बहुत तरह के सर्वेज आएंगे बहुत, तो उन नंबर्स को डाइसेक्ट करने के लिए जो सांख्यिकी के आपके पास सांख्यिकी सेंस होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल सेंस होना चाहिए, और उसमें कौन सा जो है कौन से आंकड़ों का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है, किन आंकड़ों का मतलब होता है, उस पर एक पर्सपेक्टिव है। वो खुद भी एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। वर्डिक्ट किताब है प्रणव राय जो और डोराब सुपारीवाला की किताब है जी, 2019 में आई थी। तो एक चुनाव विश्लेषण को समझने के लिए वो मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए उपयोगी किताब होगी। विकास, आपका रिकमेंडेशन? एक तो सर मैंने पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंटेड सी फिल्म थी। अच्छा। आधी डॉक्यूमेंट्री थी, जैसे लेफ्ट विंग और राइट विंग की परिभाषा वाला मामला है, तो ऐसे ब्लर सा था। आधी फिल्म थी, तो वो स्कूप नाम था उसका, बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री है, और किस तरीके से वो एक इंटरव्यू के अराउंड वो फिल्म है, तो वो बहुत अच्छी है, वो देखनी चाहिए, वो देखिए। और दूसरा, इलेक्शन का सीज़न है और बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अच्छी कर रहे हैं, और चूँकि मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा से हमारे साथी बसंत ने बहुत अच्छी रिपोर्ट की हैं। अच्छा, तो वो मैं रेकमेंड करूँगा। अच्छा जी, ठीक है। मैं बसंत की रिपोर्ट मैं भी रिकमेंड करने वाला था, पर अच्छा कोई बात नहीं। मैं इस हफ्ते केवल 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा। एक तो जैसा सबने जिक्र किया, हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो हमारी रिपोर्ट्स देश ने भी और विकास ने भी कर दी, तो मैं एक ललन टॉप की एक रिपोर्ट मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। वो कन्नौज से ही है। तो उनके एक सिद्धांत मोहन जो संवाददाता हैं, वो रिपोर्ट में जाते हुए देखते हैं कि 3 छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, कूड़ा बीन के ले जा रहे हैं, और वो उनके साथ चलते चलते बात करते हैं। तो हमारे समाज की एक एपैथी उसमें भी देखी है। वो रिपोर्ट मुझे बहुत जेन्युइन और बहुत दिल को छू जाने वाली लगी कि लोग अपने सामने से रोज़ उन्हें देखते हैं। वो इतने छोटे बच्चे, मतलब वो बच्चा 20 किलो का नहीं होगा, लेकिन वो वजन उठा के ले जा रहा है 20 किलो कूड़ा अपने कंधे पे। वो रिपोर्ट देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, आज मेरे रोष की भी बात करी, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे, जो अन्याय होता है बिल्कुल, गरीब की जान नहीं है क्या। तो दूसरी मेरी रिकमेंडेशन एक मूवी है, वो वेंजेंस पे ही जुड़ी हुई है, और उसका नाम है लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और आप देखिए उसे कि कई बार लोग किस हद तक पहुंच जाते हैं। हालांकि वो काल्पनिक कहानी है, पर मज़ेदार पिक्चर है, तो देखिएगा। काफ़ी पुरानी है, उसमें जेरार्ड बटलर है और जेमी फॉक्स है। ये 2 रिकमेंडेशन, और इसके साथ इस हफ्ते की चर्चा को हम विराम देते हैं। आनंद, विकास और हृदय और सभी का धन्यवाद। बाय बाय। धन्यवाद। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।